स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के अगले वीडियो में स्वागत है जिसमें हम अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में। 2023 के लिए मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है आप लोगों के लिए, और ऐसा ही पैटर्न रहेगा आपका बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया। इसी प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा आपके मेन एग्जाम में। और यहाँ पर जो है आपका ब्लूप्रिंट भी दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं एक बार जो है आपको ब्लूप्रिंट में क्या क्या बताया गया है। सिंपल है ब्लूप्रिंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थानों की संख्या टोटल मिला के 18 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक एक अंक के प्रश्न रहेंगे। अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी एक एक नंबर के रहेंगे जिसमें आपको उत्तर लिखने होंगे। और बाकी जो है 13 जो प्रश्न आपको दिखाई देंगे वो दो दो अंकों के दिखाई देंगे। 4 प्रश्न जो है आपको 3 3 अंक के दिखाई देंगे और 3 प्रश्न जो है आपको 4 4 अंक के दिखाई देंगे जिसमें आंतरिक विकल्प मौजूद होंगे। यानी अंतिम प्रश्नों में 3 में जो है आपको अथवा वाले ऑप्शन देखने को मिलेंगे। टोटल मिला के 50 प्रश्नों का योग देखने को मिलेगा और कुल जो है आप यहाँ से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिशन मेरिट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम अपने सॉल्यूशन को कि इसके क्या क्या आंसर रहेंगे और किस तरह से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि ये निर्देश जो है जरूर पढ़ें। जब भी आपको निर्देश दिए जाते हैं, जब भी आपका पैटर्न चेंज होता है तो अपने आप को जरूर एक बार इंक्लूड करें कि आप पैटर्न को समझें। अब यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वहां से स्टार्ट करेंगे और हम आगे तक प्रश्न करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। सबसे पहले हम खंड ए यानी सेक्शन ए करेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में इसको समझेंगे। पहला जो क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्नों में ये पूछा गया है एडम स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ ने जो पुस्तक लिखी थी वो थी आपकी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो 100 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द बुक रिटन बाय एडम स्मिथ इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं जिसमें आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है अन्य उत्पादक आगत सामग्री के रूप में जिस वस्तु का उपयोग करते हैं वह कहलाती है। अर्थात द गुड्स यूज्ड बाय अदर प्रोड्यूसर्स एज इनपुट इज कॉल्ड। तो जो गुड्स हम इनपुट के लिए यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं, उन वस्तुओं को बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न पूछा गया आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग, यहाँ पे उपभोग में परिवर्तन कहलाता है। तो जब आय में प्रति इकाई परिवर्तन होता है तो उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसकी वजह उसको हम जो बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम। द चेंज इन कंजम्पशन एज ए रिजल्ट ऑफ पर यूनिट चेंज इन इनकम इज नोन एज मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें पूछा गया भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इस वर्ष हुई थी। तो सन 1935 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इन विच ईयर वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा गया है। इसमें एमसीक्यू में पूछा गया अनुपातिक करों में वृद्धि से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में खालिस्तान होती है। तो इसमें क्या होगा, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो है कमी होती है। अनुपातिक करों में वृद्धि करने से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में जो है कमी होगी। विद द राइज इन प्रोपोर्शनल टैक्सेस देयर विल बी डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ पे डिक्रीज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से चालू घाटे का घटक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है वो चालू घाटे का घटक नहीं है, वो है विदेशी ऋण। ठीक है, विदेशी ऋण जो है चालू घाटे का घटक नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ करंट डिफ्लेक्ट। तो वो होता है आपका एक्सटर्नल बोरोइंग्स। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न का अध्ययन नहीं किया जाता। नहीं की बात कर रहा है तो हम जो है समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इंडिविजुअल यूनिट्स को हम स्टडी नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा छोड़नी पड़ती है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं अवसर लागत। ठीक है, यानी कि द लॉस ऑफ वन गुड टू एक्वायर मोर क्वांटिटी ऑफ अदर गुड इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया बजट रेखा का ढाल होता है। तो बजट रेखा का ढाल सदैव ऋणात्मक ढाल होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज नेगेटिव स्लोप। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया पैमाने के प्रतिपल का संबंध है। तो पैमाने का प्रतिपल का संबंध जो है दीर्घकाल से है। ठीक है, तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिटर्न्स टू स्केल इज रिलेटेड टू द लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है उसकी बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने आपके लिए बिजनेस स्टडी का कंप्लीट मॉडल पेपर सॉल्व कर दिया है हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों के लिए। तो आप बिजनेस स्टडीज का जो मॉडल पेपर है 2023 के लिए बोर्ड ने, जो राजस्थान बोर्ड ने जारी किया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो इसको अवश्य देखें और इससे समझें कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। और आने वाली श्रृंखला में आपको बहुत सारे सीरीज मिलते रहेंगे। अगला जो प्रश्न पत्र हमने सॉल्व किया था आपके बोर्ड का उसको देखिए। जिन विद्यार्थियों ने इंग्लिश लिटरेचर लिया था तो उनके लिए भी मैंने इजी सोल्यूशन दे दिया है इंग्लिश लिटरेचर का। इस तरह का यूजी सोल्यूशन आपको कभी नहीं मिलेगा। सभी उत्तर आपको मिल जाएंगे, सभी प्रश्नों को मैंने सॉल्व करवाया है।
इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट किया था उसमें हमने केमिस्ट्री आपका सॉल्व करवा दिया था। केमिस्ट्री जो है हमने कंप्लीट इसमें सॉल्व करवा दिया है। उसके बाद फिर से बायोलॉजी हमने जो है आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया था इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए। अगेन जो है हिंदी साहित्य, इसको भी हमने सॉल्व करवा दिया था। हिंदी साहित्य आप देख सकते हैं, आप जो भी आपका पेपर हो रहा है उसमें आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, और जो आपके प्री बोर्ड होंगे उनके लिए आवश्यक तो है ही, तो यहाँ पे हमने हिंदी साहित्य भी इंक्लूड कर दिया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका पेपर हिंदी साहित्य के अलावा मैंने और भी अदर सब्जेक्ट्स जो सॉल्व किए हैं वो भी मैं आपको बता दूं। तो आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमने सॉल्व किया था उसमें ज्योग्राफी जो है फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है, तो ज्योग्राफी भी आप देख सकते हो। उसके बाद हमने हिस्ट्री को भी कंप्लीट सॉल्व कर दिया था आप लोगों के लिए। तो जितने भी बच्चे हैं ये सारे पेपर्स जरूर देखें, ये सारे बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट सब्जेक्ट लिया था वो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट हमने लिया था हिंदी अनिवार्य। हिंदी अनिवार्य को भी कंप्लीट सॉल्व कर दिया गया है, पूरा का पूरा आप ये वीडियो देख सकते हैं हिंदी अनिवार्य का, ठीक है। इसके बाद जो है हिंदी अनिवार्य को भी कंप्लीट सॉल्व किया गया था, फुल आंसर है इसमें, सब कुछ डिटेल में समझाया गया, हर वीडियो को डिटेल में समझाने की कोशिश की गई है ताकि आप लोगों ने थोड़ा सा ना भी पढ़ा हो तो आपको सब कुछ समझ में आए। उसके बाद इंग्लिश कंपलसरी का जो सब्जेक्ट था आपका, उसको भी 2023 का मॉडल पेपर है, इसको भी हमने सॉल्व करवाया था। नेक्स्ट जो विषय है आपका पॉलिटिकल साइंस, इसको भी हमने करवा दिया है। और इसके बाद जो आपका मैथमेटिक्स था, जिनके पास मैथमेटिक्स है वो भी हमने सॉल्व करवा दिया 12th क्लास का। तो इस तरह से आपके ये सारे विषय हमने सॉल्व कराए हैं, जिसको आपको पहुंचा देखना जरूरी है। आपके साथ जो भी सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं तो आप उनको जरूर एक बार नजर मारें, और आने वाले समय में आपका प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और आपके लिए अभी मिशन की सीरीज शुरू की गई है और ये सीरीज अभी लंबी चलेगी। इसमें बहुत सारे पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद पेपर सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे, जिसको आप पढ़ करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को जरूर देखें। आगे चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। इसमें पूछा गया है निम्न में से किस लागत चक्र का जो है यहाँ पे बाल आयताकार अति प्रलय होता है, अति प्रवलय होता है। तो यहाँ पे बाल नहीं है, यहाँ पे जो है निम्न में से किस लागत चक्र का जो है शेप जो है, मतलब कि आप कह सकते हो कि आकार, ठीक है, आकार, आकार आ जाएगा का आकार, ठीक है, आयताकार अति परिवलय होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन शेप, हाइपरबोलिक इन शेप। तो कौन सा हमारा कर्व होता है, वो होता है हमारा औसत स्थिर लागत वक्र। आ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कर्व कोस्ट कर्व, ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कोस्ट कर्व। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, जो कि एमसीक्यू है आपका। इसके बाद रिक्त स्थान पढ़ेंगे हम और रिक्त स्थानों को सॉल्व करेंगे। जिस बाजार संरचना में दो विक्रेता होते हैं उसे क्या कहते हैं? जब दो होते हैं तो उसको द्विअधिकार प्रतियोगिता कहा जाता है या ड्यूओपोली कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट हैज टू सेलर्स, तो उसको ड्यूओपोली कहा जाता है, ठीक है, द्विअधिकार कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। समझते जाना, क्वेश्चन पेपर को भागना नहीं है अगर आप इस इकोनॉमिक्स ढंग से समझना चाहते हैं तो। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो वह व्यक्ति या संस्थाएं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं उनको आर्थिक इकाइयां या आर्थिक एजेंट कहते हैं, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको? दोज इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन विच टेक इकोनॉमिक डिसीजन और कॉल्ड, दे कॉल्ड इकोनॉमिक एंटिटी और इकोनॉमिक एजेंट। दोनों में से कोई भी आप भर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दूसरा, टेलीविजन खालिस्तान वस्तु का उदाहरण है। तो टेलीविजन जो है ये कंज्यूमर गुड है, ठीक है, यानी कि उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है, ठीक है, टेलीविजन इन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर गुड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खालिस्तान आय व उपभोग के संबंध की व्याख्या करता है। तो एक उपभोग फलन जो है, उपभोग फलन इसमें लिखेंगे आप, एक उपभोग फलन आय और उपभोग के संबंध की व्याख्या करता है। क्योंकि यहाँ पे जगह कम था तो मैंने साइडों में लिखे हैं आंसर। और इसके बाद में आपसे इसको इंग्लिश में पूछा गया, डैश एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड कंजम्पशन, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन फंक्शन। इसके बाद चौथा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, जिसका संबंध सरकार की संपत्ति तथा देनदारियों में होता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो उसे हम राजस्व बजट कहते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? राजस्व बजट या कि रेवेन्यू बजट इज द रिलेटेड, और इज यहाँ पे गलत है, रेवेन्यू बजट इज रिलेटेड, ठीक है, द नहीं आएगा, इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एसेट एंड द लायबिलिटीज, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, जब घाटा होता है तो रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय बेचता है, इसे खालिस्तान विक्रय भी कहा जाता है। तो इसे हम आधिकारिक कोष विक्रय भी कहते हैं, आधिकारिक कोष विक्रय भी कहते हैं। व्हेन देयर इज बजट डिफ्लेक्ट, रिजर्व बैंक सेल्स फॉरेन, यहाँ पे फॉरेन है, ठीक है, एफ है, यूरोन नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज, इट इज नॉन एज डैश। तो वो क्या कहता है? ऑफिशियल रिजर्व सेल कहलाता है, ऑफिशियल रिजर्व सेल कहलाता है। यहाँ पे लिखा है मैंने, ऑफिशियल रिजर्व सेल कहलाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग में खालिस्तान होती है। तो क्या होती है? कमी होती है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ निम्न स्तर की, यानी कि देखिए आपको पैसा मिला, आप पहले क्या है, सपोज करिए, आपको एग्जांपल देता हूं, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। इकोनॉमिक्स को आपको ढंग से समझना होगा। जब आप मार्केट जाते हैं तो उसी हिसाब से इकोनॉमिक्स काम करता है। जब आप मार्केट जाते हैं, आप पेरेंट्स के साथ जाते हैं, तो आप बड़े बड़े मॉल या शॉपिंग मॉल में बहुत ही कम जाते हैं। आप जाते हैं छोटी दुकानों पर जहाँ पे काम, जो आपको सामान सस्ता मिल जाए, निम्न स्तरीय वस्तु मिल जाए, ठीक है, क्योंकि आपकी उस समय आय जो है ज्यादा नहीं होती। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती रहती है, आपके पास पैसे आते हैं, तो आप मॉल में जाना शुरू करते हैं, यानी कि निम्न स्तरीय वस्तुओं को आप छोड़ देते हैं, यानी कि उसकी मांग जो है क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, देयर इज डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स विद द इंक्रीज इन द कंज्यूमर्स इनकम, ठीक है। तो इस तरह से हमने ब्लैंक स्पेस देख लिए और एमसीक्यू देख लिए। कुल मिलाकर हमने 18 प्रश्नों को कर दिया, जिसमें एक एक अंक के सारे प्रश्न थे। अब हम बात करें
तो आपके जो बड़े प्रश्न हैं यानी कि एक-एक नंबर के जिनको आंसर हमें लिखना है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता आपको लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी विशेषताएँ लिख दी, यहाँ पे 3 विशेषता लिखी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति होती है, ठीक है? पर्सनल प्रॉपर्टी होती है और जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो स्वामित्व की स्वतंत्रता होती है, यानी कि फ्रीडम ऑफ ओनरशिप भी होता है। साथ ही साथ इसमें जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो सबसे मेन उद्देश्य होता है, विशेषता है, लाभ कमाने की इच्छा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? डिज़ायर टू मेक प्रॉफिट जो है वो सबसे ज़्यादा होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, समष्टि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 4 प्रमुख क्षेत्रों के नाम आपको बताने हैं। तो समष्टि अर्थव्यवस्था यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की दृष्टि से पूछ रहा है, समष्टि से पूछा है, तो एक तो घरेलू यानी कि परिवार क्षेत्र होता है, दूसरा जो है आपका उत्पादन क्षेत्र होता है, ठीक है? तीसरा जो है सरकारी क्षेत्र होता है और चौथा जो है वो बाहरी या विदेशी क्षेत्र होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर, देन अगेन गवर्नमेंट सेक्टर एंड द लास्ट इज द एक्सटर्नल सेक्टर और फॉरेन सेक्टर, ठीक है? तो ये 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जो समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपीएमपी यानी मार्केट प्राइस पे एनडीपी नेशनल जो है आपको निकालना है, ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है एनडीपीएमपी जो हमसे पूछा गया, इसका सूत्र जो होता है वो होता है जीडीपी एमपी माइनस मूल्यह्रास यानी कि जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है? ये इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेपो रेट का अर्थ जो है आपको बताना है। तो रेपो रेट ब्याज की वह दर है जो रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों से अल्पकालीन ऋणों पर वसूलता है। जब आपका रिजर्व बैंक जो व्यापारिक बैंक है उनको ऋण देता है और वो छोटे समय के लिए देता है, तो उस पर एक दर लगाई जाती है, एक इंटरेस्ट लगाई जाती है, उसी को रेपो रेट बोला जाता है। रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट द रिजर्व बैंक चार्जेस फ्रॉम कमर्शियल बैंक ऑन द शॉर्ट टर्म लोन्स। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, मुद्रा पूर्ति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं उनको लिख देना है। तो मुद्रा पूर्ति के केवल घटक कौन कौन से हैं? तो इसमें घटक होती है मुद्रा और जमा, ठीक है? अब इसमें कौन कौन सी है? मुद्रा जैसे नोट और सिक्के लोगों के पास, ये वाली आपकी एक घटक है। बैंकों के पास बचत और चालू खाते जैसे कि मांग जमा, और इसी तरह से जैसे कि सावधि जमा और आवर्ती जमा, ये भी बैंकों के साथ में हमारी होती है। तो ये आपका जो है कंपोनेंट्स हैं, मेन जो घटक हैं वो आपको लिखना था। इसके बाद जो है इसके मैंने इंग्लिश में आंसर दिया है, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, करेंसी प्लस डिपॉजिट इसमें शामिल होता है। और वो क्या चीज़ होती है? करेंसी सच एज नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट होता है, ठीक है? सेविंग्स होते हैं, करंट अकाउंट्स होते हैं। इसके अलावा जो है डिपॉजिट बैंक के साथ में जो फिक्स डिपॉजिट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, ठीक है? जिसको आरडी बोलते हैं, एफडी बोलते हैं, हम इन शॉर्ट फॉर्म में अपने घरों में सब लोग खुलवाते हैं, आपके माता पिता खुलवाते हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें होती हैं जो प्रमुख घटक जो है मुद्रा पूर्ति के लिए माने जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, स्वायत्त निवेश वक्र का रेखा चित्र बनाना है। स्वायत्त निवेश वक्र का जो है रेखा चित्र कुछ इस तरह से बनता है जिसमें राष्ट्रीय आय के समानांतर जो है निवेश चलता रहता है, ठीक है? तो इस तरह का बिल्कुल आपका समानांतर एक्स एक्सिस के साथ में जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश जो है वो पैरेलल चलता रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, सरकारी बजट का कोई एक उद्देश्य लिखिए। तो सरकारी बजट का कौन सा एक उद्देश्य है? तो संसाधनों का पूर्ण आवंटन वापस करता है, रीलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है इसका मेन जो है एक उद्देश्य है, ठीक है? तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। जितने भी संसाधन दूसरे ठेकेदारों को दिए गए थे उसको वापस से उन संसाधनों को जो है दूसरे ठेकेदारों को दिया जाता है। इनकी बिडिंग होती है यानी कि इनकी बोली लगती है, और जो फॉर्म में अपना पैसा कम देता है या जो भी करता है, इसकी एक प्रोसेस होती है, आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया है, मांग की लोच का सूत्र आपको बताना है। तो मांग की लोच जो है उसको हम डिफाइन करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है? ये इसका सूत्र है। अगर हम इसको लैंग्वेज फॉर्म में ना लिखें तो हम लिखेंगे डी क्यू, यानी आपका चेंज इन क्वालिटी अपॉन में टोटल क्वालिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस अपॉन टोटल प्राइस, ठीक है? यानी कि आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका सूत्र हो गया। तो ये लिख दें या ये लिख दें, दोनों ही आपके सही हैं। यानी कि आपका जो है क्वांटिटी यानी कि क्या होता है आपका जो भी आपके कह सकते हैं संख्या, जो भी आप उपभोग की जो संख्या है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में टोटल क्वांटिटी है, और अपॉन में आपका चेंज इन प्राइस अपॉन में टोटल प्राइस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, सामान्य वस्तु से क्या अभिप्राय है, लिखना है आपको। तो सामान्य वस्तुओं से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जिनकी मांग आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है। उदाहरण के लिए जब आय बढ़ती है तो चीनी की मांग भी बढ़ जाती है। इस प्रकार चीनी जो है एक सामान्य वस्तु है। तो इस तरह से छोटा सा आंसर, एक नंबर के हिसाब से हमें आंसर लिखने हैं, और यहाँ पे जो आंसर दिए जाएंगे वो परफेक्ट दिए जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को हिंदी में समझा दिया, इंग्लिश में आप पढ़ के आराम से याद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत ही इजी लैंग्वेज लिखा है ताकि आप लोग आसानी से याद करें। हर पेपर जो मैंने सॉल्व करवाया है, इधर आपका इंग्लिश हो, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है आपका सॉल्व करवाया है, या हिंदी करवाया है, या फिर आपका बीएसटी करवाया है, बिजनेस स्टडी भी करवाया है, तो इन सभी प्रश्नों को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया है। ये आप इकोनॉमिक्स देख रहे हैं। अगर आप लोगों का प्यार मोहब्बत और सही तरीके से आप लोगों ने देखा और शेयर करा तो आपका अकाउंट्स जो है उसको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आपके इस तरह से कंटिन्यूअस सब्जेक्ट मैंने कर दिए हैं, केवल अकाउंट्स आपका बचा हुआ है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनको सभी को देख लेना, अकाउंट्स छोड़ करके। अकाउंट्स इसके बाद
आपके प्यार मोहब्बत पे जो है आ जाएगा। कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो जो है बनती जाती है जैसे जैसे डिमांड करते रहते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी लोगों ने डिमांड किया और उसका जो है उत्तर मैं लेके आ गया आपके लिए। तो इस तरह से हम सारे सोल्यूशंस को डिस्कस करेंगे प्यार मोहब्बत से। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, अल्पकालीन औसत प्रवृत्ति लागत वक्र का आकार कैसा होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कोस्ट कर्व? तो उसका आकार होता है यू आकार का, यू शेप्ड कर्व होता है उसका, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र और दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटती है? तो ये जो है पूछा गया है, एट विच पॉइंट डज द लॉन्ग टर्म मार्जिनल कोस्ट कर्व इंटरसेक्ट्स लॉन्ग एवरेज कोस्ट कर्व? तो ये जो है दीर्घकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पे काटता है। इसको अभी मैं दिखाऊंगा डायग्राम में। कट्स एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग एवरेज कोस्ट कर्व। अब देखिए यहां पर क्या बोला है कि दीर्घकालीन औसत लागत के, दीर्घकालीन औसत लागत का कौन सा है? दीर्घकालीन औसत लागत ये है, ठीक है। तो यानी कि ये वाली जो कर्व है, ये वाला जो कर्व जा रहा है, आप देख रहे हैं ये वाला कर्व जा रहा है, इसके सबसे जो न्यूनतम बिंदु होता है वहां पर जो है दीर्घकालीन सीमांत लागत काटता है। यही पूछा है इसमें कि दीर्घकालीन जो है सीमांत लागत जो है औसत लागत वक्र को दीर्घकालीन सीमांत लागत कहाँ काटता है, ठीक है। यही हमें बताना है। तो हमने बता दिया कि ये जो है बिल्कुल मिनिमम पॉइंट पे काटता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आराम से समझ गए आप, इस डायग्राम से समझ गए होंगे कि आंसर कैसे ये लिखा गया है। नेक्स्ट जो पार्ट है, अगर आप ये डायग्राम भी बना देते हो तो अभी आपको नंबर मिल जाएंगे, कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप लिख दोगे इतना ही तो भी आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम केवल आपको समझाने के लिए बनाया गया है, बाकी आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। और जो भी चीजें यहाँ पे दी जाती हैं वो याद करने के लिए ही दी जा रही हैं। 12वां जो प्रश्न है जो 1 नंबर का, इसके बाद 2 अंक के प्रश्नों को हम बात करेंगे। अल्पकालीन औसत लागत, ठीक है, लागत फलन को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो हम जो है भाई, व्हाट अदर नेम इन इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट फंक्शन आल्सो नोन? तो इसको बोलते हैं हम निर्गत की प्रति इकाई मूल्य की कुल लागत। पूरा लंबा लाइन है, ये ध्यान रखना है आपको। इसको क्या बोलते हैं? अल्पकालीन औसत लागत फलन को हम निर्गत की प्रति इकाई मूल्य की कुल लागत के नाम से भी जानते हैं। द टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। खंड बी सेक्शन बी शुरू हो चुका है और आपको जैसे मैंने बताया कि आपके लिए जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कंटिन्यूस आते रहेंगे। जैसे जैसे आपका यहाँ पर जो है, यहाँ पर एकदम एक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप लोग शेयर करते रहेंगे, पूरा क्लास देखेगा, हर स्कूल के बच्चे देखेंगे, पूरा राजस्थान देखेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर आपके लिए वो चीजें आएंगी जो केवल बोर्ड में पूछे जाएंगे। बोर्ड के वो प्रश्न आएंगे जो आप देखना चाहते हैं, ठीक है। तो जो बोर्ड में प्रश्न पूछे जाएंगे 2023 में, वो सारे प्रश्न मैं आपको दे दूंगा विद आंसर। उसके लंबा छोटा बड़ा खालिस्तान सारे प्रश्न मैं दे सकता हूँ, चैप्टर वाइज दे सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। अपने आप को दिखाइए कि हम पढ़ना चाहते हैं, राजस्थान बोर्ड को आप जो है अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छे मेरिट स्थान पे आना चाहते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल सोल्यूशन मिल जाएगा। जो जो बच्चे हमसे डिमांड करते हैं हम उसको फुलफिल कर रहे हैं। जैसे यूपी बोर्ड बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है, यूपी बोर्ड के लिए हमें जो है अभी सोल्यूशन देने हैं। उससे पहले अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो सबसे पहले आपको करा जाए। जिस बच्चों के, जिस बोर्ड के सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे सबसे पहले उनको ही सॉल्व किया जाएगा। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला जो प्रश्न है सेक्शन बी की बात करें, 30 से 40 शब्दों में, चलिए छोड़िए 30 से 40 शब्दों को छोड़िए, हम सीधे सीधे प्रश्न और उत्तर लिखेंगे। जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका सिंपली उत्तर लिखना है, हमें संख्याएं नहीं याद रखनी है कि 30 से 40 शब्द लिखने हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, निम्नलिखित आंकड़ों एवं व्यक्ति प्रयुक्त। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? यहाँ पे पर्सनल इनकम यानी व्यक्तिगत आय और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यानी व्यक्तिगत प्रयुक्त आय दोनों निकालनी है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, लेकिन मैं आंसर में आपको बताऊंगा कि हमें निकालना क्या, यहाँ पे क्या मिसप्रिंट है हिंदी में। तो यहाँ पे हमें कारक लागत पर नवल घरेलू उत्पाद दिया गया है, निवल घरेलू उत्पाद भी बोल सकते हो, विदेशों से प्राप्त निवल आय भी दे रखा है, और अवितरित लाभ दे रखा है। निगम, यहाँ पे निगत नहीं निगम कर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में परिवार द्वारा प्राप्त ब्याज भी दिया गया है, परिवार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज भी दिया गया, अंतरण आय दिया गया और व्यक्तिक कर भी दिया गया है। तो इस तरह से ये कुछ सिचुएशंस दी गई हैं जिसके अमाउंट यहाँ पे दिए गए हैं और हमें जो है इनकी गणना करनी है व्यक्तिगत प्रयुक्त आय की और व्यक्तिगत आय की। तो यहाँ पर देखो इनको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको यूज करेंगे। यहाँ पर इंग्लिश में ये दिया गया टेबल। अब देखिए व्यक्तिक आय क्या होती है, तो व्यक्तिक आय जो है वो होती है कारक लागत पर नवल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, आपके पास अगर ये पेपर है तो आप देख ले, और नहीं है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दी है, लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो है राजस्थान बोर्ड के वेबसाइट से डायरेक्ट जाकर वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहें या ऊपर से। यदि आप इन प्रश्न पत्रों के सोल्यूशन पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, सोल्यूशन पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे जो है सीधा सीधा संपर्क कर सकते हैं कि सर हमें पीडीएफ सोल्यूशन चाहिए, उसकी लिंक दे दो, तो हम आपको जो है उसका दे देंगे और उसकी कंडीशन भी बता देंगे। तो यहाँ पर जो है व्यक्तिक आय कैसे निकालेंगे, कारक लागत पर
नवल घरेलू उत्पाद, पहला वाला ए ऑप्शन, यहाँ पे अ ब स द जो लिखा है वो मैंने यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए अ वाले को जोड़ना है ब वाले के साथ, फिर स वाला अवितरित लाभ जो है वो माइनस किया जाता है जब हम व्यक्तिक आय निकालते हैं, आपको क्लास में पढ़ाया होगा। फिर निगम कर जो है हम उसमें माइनस कर देते हैं, ये दोनों माइनस हो गए, जो रेड में मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो सारे माइनस हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में परिवार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 3 जो है माइनस हो जाएंगे, बाकी जो बचे हुए सारे प्लस हो जाएंगे। तो इनको प्लस करते हैं, केवल पर्सनल टैक्स को छोड़ करके बाकी सारी डाटा को हम ले लेंगे, पर्सनल टैक्स को हम आगे यूज करेंगे। तो हमारा व्यक्तिक आय जो है सभी के हम जितनी वैल्यू दे रखी है, इसका कारक लागत पर नवल घरेलू उत्पाद जो है 900 करोड़ दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में। फिर आपको 200 दे रखा है, फिर 800 दे रखा है, 550, 1500, 1100 और 300, ये सारे आंकड़े हम लेंगे। चौथा आंकड़ा जो हम आगे यूज करेंगे, दूसरा जो पार्ट पूछा गया व्यक्तिक प्रयोज्य आय की गणना, उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये हम सारे आंकड़े जो ऊपर के दिए गए हैं 900, 200, 800, 550, 1100 और 1500, उन सभी को ले लेते हैं। तो 900, 200, 800, 550 और 1500, 1100 और 300, इनको सभी को जोड़ोगे तो आ जाएगा 8550 करोड़। यही हमारा व्यक्तिक आय है, जो पहला आंसर निकला। और दूसरा इसमें एक पूछा गया है व्यक्तिक प्रयोज्य आय, तो वो क्या होता है, व्यक्तिक आय जो हमने निकाली है, इस आय में से जो है व्यक्तिक कर जो है वो निकाल देंगे, यानी पर्सनल टैक्स को घटा देंगे, यानी 400 घटा देंगे। तो हम जैसे 8550 करोड़ में से 400 करोड़ घटाते हैं तो 8150 करोड़ जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर हमें निकालने थे, जिससे हमें 2 नंबर मिल जाते। बहुत सिंपल सा है, केवल आपको आंकड़ों को रखना था, आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे जो चीजें लिखी गई हैं केवल आपके बेनिफिट के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी गई है। डायरेक्ट में लिख सकता था कि 900 प्लस में 200 माइनस 800 माइनस 500 माइनस 1100 प्लस 300, इस तरह से करके मैं सीधा सीधा आंसर लिख सकता था, लेकिन मैंने आंसर आपको डिस्क्राइब किया है और यहाँ पे हर चीज डिस्क्राइब की गई है। बस आपको समझने का जो है अपने आप में समय देना पड़ेगा। 15 जो प्रश्न है इसमें पूछा, 5वां जो प्रश्न है इसमें पूछेगा मुद्रा गुणांक और नगद कोषानुपात में संबंध को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। तो नगद कोषानुपात क्या होता है, जिसको सीसीआर बोलते हैं, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, क्या होता है, व्यापारिक बैंकों की कुल जमाओं का वह निश्चित अनुपात है जो उसे रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। यानी कि मुद्रा गुणांक और नगद कोषानुपात में जो संबंध पूछा है, उस संबंध को जो हम बता सकते हैं कि मुद्रा गुणांक जो है वो 1/, नगद कोष अनुपात होता है, यानी मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 में कैश रिजर्व रेशियो होता है। मैंने हालांकि नीचे लिख दिया आपको इंग्लिश में भी, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण सहित समझाना है, तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सीसीआर जो है 20% है, तो 100 रुपए की जमाओं के पीछे हमारे बैंक को जो है 20 रुपए, यानी कि 100 रुपए का 20%, क्योंकि 20% है सीसीआर, क्योंकि रिजर्व बैंक दे रहा है कि सीसीआर हमारा ये रहेगा। तो 20% अगर मैं 100 रुपए की जमा करता हूं, तो मेरा बैंक है, तो 100 रुपए अगर मेरे पास जमा होते तो उसका 20% जो है, यानी कि 100 का 20%, 20 रुपए हुए, तो 20 रुपए जो है नगद कोष में उसको रखना होगा। केवल शेष जमा, यानी कि 80 रुपए जो बचे हुए हैं, उसी 80 रुपए को जो है ऋण देने के उपयोग में हम ला सकते हैं, बाकी 20 रुपए जो है ये रिजर्व बैंक जो है सीसीआर के रूप में रख लेगा। यही हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाना था, मैंने इसको इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख दिया है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया मितव्ययता के विरोधाभास को समझाना है। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत लोग घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। देखिए मितव्ययता का विरोधाभास क्या कहता है। मितव्ययता के विरोधा विरोधाभास के अनुसार बचत एक व्यक्ति के लिए उचित हो सकती है, किंतु अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्ति बचत करने लग जाएं तो यह स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही बताएगी कि बचत सब लोग करते हैं, लेकिन सभी लोग अच्छी तरह से बचत करने लग जाएं तो फिर तो सब अपना पैसा अपने पास ही रखेंगे, यानी कि मार्केट में पैसा ही नहीं आएगा, और मार्केट में पैसा नहीं आएगा तो इसका मतलब सब कुछ डामाडोल हो जाएगा। यही मितव्ययता का विरोधाभास होता है। यानी कि यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग जो है उपभोग कम करके अधिक बचत करने लग जाए तो इससे जो है अर्थव्यवस्था की कुल मांग जो है गिर जाएगी, जिससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा निवेश में कमी भी आएगी। इसके फलस्वरूप जो है लोगों की आय कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा सभी के पास है लेकिन निकाल नहीं रहे हैं, तो सभी की आय कम हो जाएगी। दुकानदार अपने कपड़े नहीं बेच पाएगा, सब लोग सामान नहीं खरीदेंगे, तो सबकी आय गिरती जाएगी तथा अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जिसकी दुकान नहीं चलेगी वो बंद कर देगा। और एक व्यक्ति का व्यय जो है अन्य व्यक्ति की आय होती है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक व्यक्ति जो है व्यय करता है वो दूसरे व्यक्ति की आय होती है, यानी कि कोई कंपनी चलाता है तो कंपनी में लाखों करोड़ रुपए लगाता है, तब जाके कोई एक व्यक्ति उससे महीने का 10,000 15,000 रुपए कमाता है। अतः सभी व्यक्ति बचत में लग जाएंगे तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यही जो है मितव्ययता का विरोधाभास होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे ताकि आपको समझ में भी आए और एग्जामिनर भी संतुष्ट हो। इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है ताकि आप लोग इसको समझ पाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है तृतीय व स्थिर दर के एक एक गुण लिखने हैं। तो आपको एडवांटेजेस लिखने हैं। सबसे पहला आपका जो है फ्लोटिंग वाले का लिखना है, और दूसरा उसके बाद में जो है आपका फिक्स्ड वाले का लिखना है। फायर नहीं है, फिक्स्ड। ठीक है, फ्लोटिंग और फिक्स्ड का लिखना है। तो यहाँ पे देखिए तृतीय विनिमय दर प्रणाली का एक लाभ यह है कि विनिमय दरों में परिवर्तन बीपीओ के अधिक के और घाटे की स्वतः देखभाल कर लेता है। ठीक है, तृतीय जो फ्लेक्सिबल होती है ना, तो इसमें क्या होता है, फ्लोटिंग जिसको बोलते हैं, ये फ्लोटिंग में क्या होता है कि जो भी आपके कह सकते हैं कि जो भी आपके मूवमेंट्स हैं एक्सचेंज रेट के थ्रू, ऑटोमेटिकली जो है वो सरप्लस के द्वारा जो है उस डिफिसिट को दूरी कर दिया जाता है।
जबकि स्थिर विनिमय दर होती है जो फिक्स्ड होता है, उसमें क्या होता है, इस दर प्रणाली का मुख्य लक्षण यह है कि ये विश्वसनीयता पे होता है, मतलब इसमें विश्वास किया जा सकता है कि सरकार एक निश्चित स्तर पर विनिमय दर को बनाए रखने में सक्षम होगी। ये इसकी मेन जो है खासियत है। तो यही दो खासियत लिखनी है, तृतीय की अलग और स्थिर की अलग। इसको मैंने इंग्लिश में लिखा है अलग और जो है हिंदी में अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है, यहाँ पूछा गया है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, यह किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है। तो देखिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जिसको एमपीसी कहते हैं, मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, जो है आपका कुल उपभोग में परिवर्तन तथा कुल आय में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कि एमपीसी जो हो गया, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुल उपभोग में परिवर्तन हो। ठीक है, तो चेंज इन, यहाँ पे कुल उपभोग में परिवर्तन है, सी क्या बता रहा है, कुल उपभोग में परिवर्तन, और नीचे जो है कुल आय में परिवर्तन क्या बता रहा है, वाई। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एमपीसी जो है डेल सी अपन में डेल वाई होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया एमपीसी जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, और डेल सी जो है उपभोग में परिवर्तन है, तथा डेल वाई जो है आय में परिवर्तन है। इसके बाद जो है यहाँ पर क्या पूछा गया है, हाउ इट इज रिलेटेड टू मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू सेव। अब सेव से आपको बताना है, कंज्यूम तो आपने देख लिया, सेव से कैसे रिलेटेड है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति में संबंध क्या है, सीमांत बचत प्रवृत्ति की अवधारणा बचत में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को प्रकट करती है। ये इन दोनों के अनुपात को प्रकट करती है, यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का योग जो हमेशा सदैव एक होता है। यानी कि मैं बोलूं कि सीमांत बचत प्रवृत्ति प्लस में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा एक के बराबर आएगा, और हम यहाँ से फिर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति भी निकाल सकते हैं और सीमांत बचत प्रवृत्ति भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये रिलेशन हमें दिखा देना है। इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं इसको पढ़े समझे, उसके बाद में इसको नोट डाउन करें। जैसा मैंने बताया, आप पीडीएफ के लिए जो है व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, और व्हाट्सएप पे जो है आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसकी लिंक अलग से आपको दी जाएगी। नेक्स्ट जो पार्ट है, नाइन्थ, इसमें पूछा गया आपसे बजट घाटा दूर करने के कोई दो सुझाव लिखिए। तो दो सुझाव क्या हो सकते हैं बजट घाटा दूर करने के लिए, तो इसको, इस क्वेश्चन के दो तरह के आंसर हो सकते हैं, टू टाइप्स ऑफ आंसर आप दे सकते हैं। पहला मैं टाइप बता रहा हूं, जो कि आप फर्स्ट टाइप देखिए। बजट घाटे को दूर करने के मुख्यतः दो प्रकार के उपाय किए जाते हैं, एक तो घाटे को कम करके और दूसरा घाटे का वित्त पोषण करके। इसमें जो है आपका 2 नंबर का है, तो आप दोनों उपाय लिखेंगे तो 2 नंबर तो मिलेगा नहीं, तो आपको एक एक जो है उसके एक लाइन लिख करके समझा देना होगा। तो बजट घाटे को कम करना, यानी कि निम्न तरीकों द्वारा बजट को नियंत्रित या कम किया जा सकता है, जिसमें सरकारी प्राप्तियां बढ़ा सकते हैं और सरकारी व्यय में कम कर सकते हैं। ठीक है, कमी कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला। और दूसरा है घाटे का वित्त पोषण द्वारा। तो घाटे का वित्त पोषण जो है हम दो तरीके से, तीन तरीके से कर सकते हैं, जैसे मौद्रिक विस्तार करके, जनता से उधार लेकर के, और विनिवेश करके। इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिखा है कि जो है आप कैसे डिफ्लिक्ट बजट को कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके क्या मेथड्स हैं, तो 2 मेथड है, और उसमें 2 जो है सब डिविजन्स जो है उनको आपको बता देना है। 2 लिखें 3 लिखें आपकी मर्जी है, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। या फिर आप इसको दूसरा तरीका, जो सेकंड टाइप आंसर है, ठीक है, सेकंड टाइप आंसर जो आप दे सकते हैं वो इस तरह से दे सकते हैं। तो आपको अगर ये अच्छा लगता है ऊपर वाला, तो वो लिखें, या फिर ये लिखें। पहला जो आप कर सकते हैं, करों में वृद्धि अर्थात सरकारी व्ययों में कटौती से घाटे को दूर कर सकते हैं। दूसरा, सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री के माध्यम से प्राप्तियों में बढ़ोतरी कर सकते हैं, उससे जो है घाटा कम हो सकता है। और सरकार के क्रियाकलापों यानी कार्यकलापों को सुनियोजित कार्यक्रमों और सुशासनों के माध्यम से संचालित करके भी हम उसको कम कर सकते हैं। तो ये तीनों आप चाहें तो ये वाला आंसर लिखें, ये वाला, या उससे ऊपर वाला, तो आपकी मर्जी है। दोनों में से जो आंसर आपको बेहतरीन लगता है, याद होता है जो आसानी से, उसको याद कीजिए। नेक्स्ट जो पार्ट है, सकारात्मक तथा आदर्शात्मक विश्लेषण में मुख्य भेद क्या है, इसको लिखना है आपको। तो जो है देखिए, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न कार्य विधियां किस प्रकार कार्य करती हैं, जबकि जो आदर्शक आर्थिक विश्लेषण होता है, इसमें हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये विधियां हमारे अनुकूल हैं या नहीं। बस यही अंतर होता है, 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, यही सिंपल अंतर होता है, इसके अलावा इसका ज्यादा आप कोई भी अंतर नहीं बता सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है, और मेन अंतर, मुख्य अंतर यही है। उसका जो है 11वां प्रश्न पूछा गया, मांग के नियम की परिभाषा जो आपको लिखनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध को बताता है। ठीक है, तो ये मांग का नियम क्या है कि वस्तु की कीमत कितनी है और उसकी मांगी गई मात्रा कितनी है, उसके बीच में संबंध को दर्शाता है। मांग का नियम, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन होता है, और मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत एवं उसकी मांगी गई मात्रा के बीच में विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी, जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी, वस्तु की मांगी गई मात्रा कम होती जाएगी, और जैसे जैसे कीमत घटेगी, वैसे वैसे वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ेगी। यानी कि सपोज करिए कि आज मोबाइल 10,000 रुपए का है। ठीक है, ये 10,000 रुपए है, तो आप जो है कितने आदमी खरीदेंगे, मान लीजिए 50 आदमी खरीदेंगे। लेकिन यही मोबाइल जो 10,000 का था, इसकी रेट को गिरा करके 5,000 कर दिया जाए, तो यहाँ पे खरीदने वालों की संख्या 5,000 भी हो सकती है और 5 लाख भी हो सकती है। ये
जो है प्राइस गिरने और चढ़ने के ऊपर क्या होता है, मांग डिमांड जो हमारी कम ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इसका विपरीत संबंध होता है, अर्थात वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी हो जाएगी और वस्तु की कीमत में कमी होने से मांग में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यही जो है अर्थशास्त्र के मांग का नियम जाना जाता है। इसी नियम को हम जो है मांग का नियम कहते हैं। और मांग के नियम के प्रतिपादन जो है वो कौन है, प्रोफेसर मार्शल। ठीक है, ये MCQ 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रखना है, मैंने इसमें डायरेक्ट डाल दिया। इसके आंसर को जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से नोट करेंगे, समझा मैंने आपको सब कुछ दिया है, बस केवल आपको समझना आना चाहिए, उसके बाद आपको याद करना है। नेक्स्ट पार्ट है अर्थव्यवस्था की दो केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की भैया तीन केंद्रीय समस्याएं मेन है, इसमें दो ही पूछी गई हैं, डिस्क्राइब करने को नहीं बोला है, केवल समस्याएं लिखने की बात करी है। तो उत्पादन किन वस्तुओं का किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, पहली समस्या। दूसरी समस्या है उत्पादन कैसे किया जाए, ठीक है। और तीसरी समस्या है उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो व्हाट आइटम शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, हाउ टू बी प्रोड्यूस्ड इज द सेकंड प्रॉब्लम, फॉर हुम टू बी प्रोड्यूस्ड इज द थर्ड प्रॉब्लम। तो आपको दो आपसे पूछी है, आप तीन यहाँ पे बता सकते हैं। इसके बाद और इनको डिटेल में याद कर लेना, क्योंकि ये डिटेल्स में पूछे जाते हैं, पूरे लंबे क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो डिटेल आपको इसका याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उत्पादन फलन की संकल्पना है, लिखें, यानी वो उत्पादन फलन की संकल्पना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्या है। तो देखिए उत्पादन फलन की संकल्पना क्या कहती है, किसी भी वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति के साधनों पर निर्भर करता है, अतः उत्पादन के साधनों तथा उनके उत्पादन के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। यह दिए हुए समय के लिए उत्पादन की मात्रा और उत्पत्ति के साधन के बीच के भौतिक संबंध को दर्शाता है, यानी कि यह जो है मात्रात्मक संबंध होता है, ना कि गुणात्मक। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो यही बस आपको बताना है, 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाने हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में मैंने लिख दिया, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि से पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपका जनसंख्या में वृद्धि यानी कि उपभोक्ता की वृद्धि हो जाए, उपभोक्ता की वृद्धि हो जाए तो यानी कि जनसंख्या का मतलब क्या है, जो भी आदमी उपभोग करेंगे उनकी वृद्धि हो जाए तो जो पूर्ति वक्र है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखते हैं, यदि बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो देखना ये किसकी बोल रहा है, पूर्ति वक्र की पूछ रहा है। सबसे पहले मैं मांग वक्र की बता रहा हूं, तो मांग में प्रत्येक कीमत में वृद्धि होगी, ध्यान रखना, मांग में प्रत्येक कीमत में वृद्धि होगी, अतः मांग जो है उसका वक्र जो है दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। परंतु अब यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है ये पूछ रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। परंतु उपभोक्ताओं की संख्या में यह वृद्धि पूर्ति वक्र पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती है, क्योंकि पूर्ति वक्र केवल फर्मों के व्यवहार संबंधित प्रचलनों में परिवर्तन अथवा फर्मों की संख्या में वृद्धि के कारण ही शिफ्ट हो सकता है। तो पूर्ति वक्र जो है ये फर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही कि उपभोक्ताओं के ऊपर। बस ये सिंपल सी बात समझ में आ गई तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी जनसंख्या के वृद्धि जो है वो पूर्ति वक्र पर। लेकिन जो फर्म की संख्या में वृद्धि या कमी होती है तो पूर्ति वक्र पे उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। कैसे, सपोज करिए कि आप कोको कोला कंपनी एक है, ठीक है, तो वो क्या है पूरे हिंदुस्तान को जो है कोको कोला सप्लाई करती है, तो क्या है हर जगह पे 50-50 कोको कोला देती है, जबकि डिमांड 100-100 की है या 200-200 की है। लेकिन यही कंपनी 4-5 जगह और खुल गई, ज़्यादा खुल गई, ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ति वक्र क्या हो जाएगा, आराम से सेटिस्फाई हो जाएगा। 50 की जरूरत पहले एक कंपनी कर रही थी, अब 2 कंपनी हो गई तो 100 कर देगी, 3 कंपनी होगी तो 150 दे देगी, 4 कंपनी होगी तो 200 दे देगी। इस तरह से जितनी कंपनियां बढ़ती जाएंगी उसी तरह से पूर्ति वक्र जो है हमारा सरकता जाएगा, और जितनी कंपनियां कम होती जाएंगी उसी तरह से पूर्ति वक्र भी हमारा फिर से सरकता जाएगा। तो दोनों कंडीशन में हमारी कंपनियों के ऊपर, फर्मों के ऊपर जो है पूर्ति वक्र डिपेंड करता है, ना कि उपभोक्ता के ऊपर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, देखिए इसका मैंने इंग्लिश वर्जन यहाँ पे लिख दिया है। इसमें पूछा गया उस स्थिति में सीमांत संप्राप्ति के आकार पर टिप्पणी लिखिए जिसमें कुल संप्राप्ति वक्र धनात्मक प्रवणता वाली सरल रेखा हो। तो देखिए उसमें क्या करना है, कमेंट ऑन द शेप ऑफ एम आर केस इन द केस ऑफ टी आर कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप लाइन। देखिए इसमें क्या होगा, यदि कुल संप्राप्ति वक्र धनात्मक प्रवणता वाली सरल रेखा हो तो सीमांत संप्राप्ति वक्र ऋणात्मक ढाल वाला अथवा नीचे की ओर ढाल वाला रेखा होगी या होती है। इस अवस्था में सीमांत संप्राप्ति जो है वो धनात्मक होती है किंतु गिरती हुई दिखाई देगी। बस इतना ही लिखना है क्योंकि 2 मार्क्स का आंसर है, तो 2 मार्क्स में आपको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है। इसमें क्या होना है यही पूछा है, कोई उस स्थिति में क्या होगी बस ये आपको बताना है, वो टिप्पणी आपको बता देनी है। नेक्स्ट जो पार्ट है, अब आ जाइए यहाँ पर, अगला जो है न्यूमेरिकल है। निम्नलिखित तालिका में एक प्रतिस्पर्धी फर्म की कुल लागत सारणी को दर्शाया गया है। वस्तु की कीमत 10 रुपए दी गई है, यानी हर वस्तु की कीमत 10 रुपए दी गई है। प्रत्येक उत्पादन स्तर पर लाभ की गणना आपको करनी है, हर जगह पे लाभ की गणना करेंगे और लाभ अधिकमीकरण निर्गत स्तर भी ज्ञात करेंगे। तो दोनों चीजें ज्ञात कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही टेबल में सब कुछ हो जाएगा, हमको जरूरत नहीं है ज्यादा एक्स्ट्रा करने का। तो ये हमारे पास जो है उत्पादन दिया गया है और यहाँ पे उसकी कुल लागत इकाइयां दी गई हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका इंग्लिश वर्जन जो है यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस टेबल को मैं नीचे बनाने वाला हूँ, आउटपुट और टीसी। तो इकाइयां हमारे को दे रखी है 0 से लेकर 10 तक, तो इकाइयां लिख ली, और कीमत जो हमें दे रखा है 15 सॉरी
कीमत हमारे को दे रखा है 10 रुपये, सभी का कीमत कितना रखा है 10 रुपये, 10 रुपये कीमत दी गई है, ठीक है। वस्तु की कीमत 10 रुपये दर्शाया गया। तो पहले नंबर पे तो हमने इकाइयाँ लिख ली, जो इकाइयाँ दे रखी है ये इकाइयाँ हैं, तो सबसे नंबर पे हमने इकाइयाँ लिखी। दूसरे नंबर पे कीमत, सभी की कीमत 10-10 रुपये है तो 10-10 रुपये लिख दी, ठीक है, सभी आइटमों की। इसके बाद जो है हमारे को कुल लागत दे रखी है, टोटल जो है यहाँ पर दे रखा है टोटल कॉस्ट कितनी है, कुल लागत इसी को बोलते हैं। कुल लागत जो है ये 15, 25, 32, 37, 41 इस तरह से दी गई है। तो इसको हम कुल लागत को जो है अगले वाले लाइन में लिख देंगे, कुल लागत हो गई। इस तरह से पूरा जो दिया गया वो लिख दिया। तीनों चीज हमें दी गई है, यूनिट दी गई थी, प्राइस भी दी गई थी 10-10 रुपए, और टोटल कॉस्ट भी दी गई थी। अब कुल आगम, टोटल रेवेन्यू कितना होगा, तो हमारे पास इसकी इकाई 0 है, 10 रुपए के हिसाब से 0 हो गया। इसकी इकाई 1 है, 10 रुपए के हिसाब से 10 हो गया। इसकी इकाई 2 है, 10 रुपए के हिसाब से 20 हो गया। इसी तरह से इसकी इकाई 3 है, 10 रुपए के हिसाब से 30 हो गया। चलते जाइए, इस तरह से गुणा करते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे गुणा करके जो है इकाइयों का जो है कुल लागत निकाल ली। अब कुल आगम निकाल लिया, टोटल रेवेन्यू हमको मिल गया। अब हमें लाभ निकालना है, तो लाभ कैसे निकलेगा, रेवेन्यू में से कोस्ट को माइनस कर दूं, यानी कि रेवेन्यू में से इस कोस्ट को घटा दूं। यहां लिखा है कुल आगम, कुल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कोस्ट जो है हमारा लाभ दर्शाता है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं इसमें से आगे वाले इसको माइनस करना है, इसको माइनस करूंगा तो -5 आया, 10 में से 15 गया तो -5 आया, 20 में से 22 गया तो -2 आया, 30 में से 27 गया तो 3 आया, और 40 में से 31 गया तो 9 आया, 50 में से 38 गया तो 12 आया, और 60 में से 49 गया तो 11 आया, और 70 में से 63 गया तो 7 आया। बाकी जो है 80 में से 81 गया, नेगेटिव आ जाएगा, और ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। यानी कि हमारे पास उपयुक्त तालिका के अनुसार जो उत्पादन की 5 इकाइयों पर लाभ अधिकतम होगा। यही हमसे पूछा है कि आपको प्रत्येक का निकाल देना है। प्रत्येक का तो हमने इस टेबल में निकाल दिया, और इसने पूछा है कि कुल जो है आपको टोटल जो है अधिकतमीकरण जो है निर्गत स्तर ज्ञात करना है। तो कितनी निर्गत स्तर है, 5, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि 5 ही है, देख रहे हो आप, सारे नेगेटिव है यहाँ पर। हमारे पास जितनी भी लाभ हुए हैं सब पे लाभ नहीं हुआ। लाभ जो है 3 पे हुआ है, 9 हुआ है, 12 हुआ है, 11 हुआ है, और 7 हुआ है। तो ये टोटल इकाइयां कितनी है, 5। तो हम कह सकते हैं कि उपयुक्त तालिका के अनुसार उत्पादन की 5 इकाइयों पर लाभ अधिकतम है, यानी अकॉर्डिंग टू द अबव टेबल द प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ये हो गया आपका सॉल्यूशन न्यूमेरिकल का, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल, और हमने इसको कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आप जो प्रैक्टिस करते रहोगे, समझते रहोगे, क्लास में थोड़ा ढंग से अटेंड करोगे, और कोई डाउट हो टीचर से पूछोगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली किसी भी सब्जेक्ट में, वो अकाउंट्स हो, वीएसटी हो, या फिर आपका इकोनॉमिक्स हो। खंड सी, सेक्शन सी में आ चुके हैं, जहां पे 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न पूछा गया 17 नंबर, इसमें पूछा गया अवमूल्यन और मूल्यह्रास में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो 3 नंबर का प्रश्न है, तो हम कम से कम 3 जो है अंतर बता देंगे। सबसे पहले अवमूल्यन का अर्थ क्या है, निश्चित विनिमय दरों के तहत घरेलू मुद्रा की कीमत में कमी जो है अवमूल्यन कहलाता है। जबकि मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जब गिरता है तो उसको हम मूल्यह्रास के रूप में जानते हैं। यह आधिकारिक कार्रवाई के कारण होता है, यानी सरकार द्वारा जो है सरकार के कारण होता है, और ये बाजार की शक्ति के कारण होता है, बाजार में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं उसके कारण होता है। और यह निश्चित विनिमय दर प्रणाली के तहत होता है, और ये जो है लचीली विनिमय दर प्रणाली के तहत होता है। तो तीनों अंतर हमने बता दिए। यहाँ पे जो है मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होंगे, आप इनको पढ़िए, समझिए। नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें क्या पूछा गया है, हम मान लेते हैं कि C = 70 + 0.7 dy होना चाहिए। यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पे dy आएगा, क्योंकि इंग्लिश में आप देखोगे तो इंग्लिश में भी आपको सपोज दैट 70, यहाँ पे dy होना चाहिए, y नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है, ये dy होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका ये ऐसा नहीं है। और यहाँ पे i आपको 90 दे रखा है, g आपको 100 दे रखा है, और t जो है वो दे रखा है q × i q ये। तो यहाँ पर जो है t जो है ना, ये भी यहाँ पे गलत दे रखा है, इंग्लिश में आपको सही दे रखा है, t 0.10 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो सकता है, क्योंकि ये मॉडल सेट है, और मॉडल सेट में मिसप्रिंट होना लाजमी है, क्योंकि ये प्रिंट करते समय ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। हालांकि पूरी सावधानी भी बरती जाती है, पर एक आधे क्वेश्चन में मिसप्रिंट होना लाजमी है। तो आपको यहाँ पे देख लेना है, हमारे को इक्वेशन दे रखी है वाई डी है ना, डी है ये, क्योंकि ये लिखना में मिसप्रिंट हो जाती है इससे। जी = 70 प्लस में 0.70 वाई डी है या डी वाई है, आई हमारे को 90 है, जी हमारे को 100 है, और टी 0.10 वाई है। तो आपको क्या है, फाइंड इक्विलिब्रियम इनकम, यानी कि आपको संतुलन आय निकालना है। और व्हाट आर द टैक्स रेवेन्यू एट इक्विलिब्रियम इनकम, डज गवर्नमेंट हैज ए बैलेंस बजट, क्या ये सरकार का बजट संतुलित है, और क्या जो है कर पर राजस्व क्या है वो भी आपको बताना है। तो ये सारी चीजें बता देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संतुलित आय की गणना कर लेते हैं। संतुलित आय पूछा है सबसे पहले, फाइंड द इक्विलिब्रियम इनकम, तो फाइंड कर रहे हैं हम इक्विलिब्रियम इनकम, और हमारे को दे रखा है C = 70 प्लस में 07 YD, जो मैंने बताया था कि C में वहां पे मिस्टेक है, यहाँ पे हमने सही कर दिया उसको। I हमारे को दे रखा है 90, G हमारे को 100, और T हमारे को 10Y। अब हम जानते हैं एक चीज कि ये फॉर्मूला होता है C = C बार प्लस में CYD, ये आपको अच्छी तरह से याद होगा, या फिर ये फॉर्मूला भी याद होगा। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। अब जो है हमारे पे संतुलित आय वहां होगा जहां पर एग्रीगेट सप्लाई = एग्रीगेट डिमांड होगा, AS = AD होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं Y = C + I + G, ठीक है। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Y = C + I + G। C मेरे को क्या दे रखा है, तो C अभी हमने ऊपर देखा, C मेरे को दे रखा है 70 प्लस में 0.7 YD, तो मैंने C की जगह पूरा वैल्यू रखा, ये ध्यान रखना, ये C की वैल्यू है। अब दूसरी चीज इसमें क्या दे रखी है, ये देखिए, ये C की वैल्यू हमने लिख ली,
अब हमारे को इसके बाद आई की वैल्यू लिखनी है। आई कितनी दे रखी है, अभी अभी मैंने दिखाया 90 दे रखी है, तो 90 लिखी हमने आई की वैल्यू। जी कितना दे रखा है, जी हमारे को 100 दे रखा है, जी की वैल्यू लिखी है 100। हमने फॉर्मूले में सारी वैल्यू डाली। अब हम जो है वाई डी को क्या लिख सकते हैं, तो वाई डी को हम ऑब्वियस सी बात है लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 बार लिख दिया, ये सेम है ना, ये सेम ही लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। तो हमने जो है 70 प्लस में 0.7 वाई डी प्लस में 90 प्लस में 100 कर दिया। हम इस वाई डी को जो है वाई माइनस टी लिख सकते हैं, ध्यान रखना ये बात। तो 7.70 और वाई डी को क्या लिखा, वाई माइनस टी, ये हमारे पास जो है फॉर्मूला इसका ब्रेकअप होता है। बाकी हमारे एज इट इज रह गया। वाई हमारे को नहीं दिया हुआ है, टी हमारे को दिया हुआ है, क्वेश्चन में अभी दिखाया था मैंने, टी आपको दिया हुआ है, ठीक है। टी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो हमने यहाँ पे रखा टी की वैल्यू 0.10 वाई, बाकी वाई तो हमारे को दे नहीं रखा। और फिर हमारे समीकरण में जो 90 प्लस 100 190 और 190 और 70 कितना हो जाएगा आपका 260, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे y में से 0.10 वाई माइनस करूंगा, इस ब्रैकेट में से y में से -10 वाई करूंगा तो कितना बचेगा, 0.9 वाई बचेगा ब्रैकेट के अंदर। एक y में से अगर पॉइंट वाई घटाओगे तो कितना बचेगा, 0.9 वाई बच जाएगा। ब्रैकेट के बाहर 70 है तो ब्रैकेट के बाहर 70 लिखा, बाकी इन सबको जोड़ा तो मैंने 70 प्लस में 90 प्लस में 100 कितना हो गया 260, और ये 7 से 9 को गुणा किया तो 9 7 63, यानी कि आपका 0.63 वाई आ गया ब्रैकेट को खोलने के बाद में। तो हमने लिख दिया ब्रैकेट को खोल के। अब जो है आपके पास में कितना आ गया, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो y वाला इक्वेशन, ये y है, इधर भी y है, तो y एक तरफ कर दूं तो y को एक तरफ कर दिया मैंने, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 260 दूसरी तरफ बचेगा। अब यहाँ से y में से 0.63 y घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 0.37 y। ये किसके बराबर है, 260 के बराबर। तो यहाँ से y का मान निकाल लूंगा मैं, y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर 260 बटे में 0.37, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगा, तो 260 के ऊपर 2 जीरो लग गया तो पॉइंट नीचे से हटा दिया। अब इसको डिवाइड करोगे तो 702.7 करोड़ जो है आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका करोड़ आ गया इतना। अब 20 पार्ट में हमसे पूछा गया संतुलन आय पर राजस्व निकालना है, तो राजस्व, संतुलन आय पर राजस्व जो होता है टी इक्वल्स टू 10 वाई, जो हमारे को दे रखा है ऊपर, ठीक है ना, आपको देख ही रखा है, देखोगे तो टी इक्वल्स टू 10 वाई दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टी इक्वल्स टू 10 तो है ही, वाई का मान मैंने अभी भी निकाला 702.7 रखा हमने, 702.7, तो हमारे पास आ गया 70.27 करोड़, ठीक है। तो ये सरकारी व्यय जो है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना 100%, और जो हमारा टैक्स रेवेन्यू जो आया वो कितना आया 70, यानी कि गवर्नमेंट ने खर्च ज्यादा किया उसको मिला कम। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट का बजट संतुलित नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों बराबर होने चाहिए थे, जो मैंने बताया कि एम आर इक्वल्स टू जो है आपका जो आपका कंज्यूम होगा, जो सप्लाई होगा वो आपका जो है बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो संतुलन की गणना हमने जब करी थी तो यहाँ पर देखो हमने बताया था कि सप्लाई जो है वो डिमांड के बराबर होना चाहिए, लेकिन सप्लाई और डिमांड बराबर नहीं हुआ। सप्लाई जो है देखो यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ 100, लेकिन हमारे को रेवेन्यू मिल रहा है 70, यानी कि इससे बहुत कम, 29 पॉइंट समथिंग के आसपास कम। तो नहीं, यह संतुलित बजट नहीं है, क्योंकि जी जो है ग्रेटर देन टी है, ठीक है। ये जो जी है वो ग्रेटर देन टी है। इसका मतलब क्या है, टी की वैल्यू कितनी आई, टी इतनी आई है, लेकिन हमारा जी गवर्नमेंट कितना है, यानी कि यहाँ पे जी कितना है 100, और हमारा टी कितना आया, वो आया 70.27, तो जी हमारा बड़ा है, तो इसका मतलब सरकारी बजट नहीं है। अगर जी बराबर टी हो जाता तो हमारा सरकारी बजट होता, लेकिन ये तो हुआ नहीं, तो हमारा ये संतुलित बजट नहीं है, यह घाटे का बजट है। और सरकारी बजट का घाटा कितना है वो भी हम निकाल सकते हैं, 100 माइनस इसको कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 29.78 करोड़ के बराबर जो है इसको घाटा हुआ। यानी कि मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ, गवर्नमेंट हैज ए डिफ्लिक्ट बजट नॉट ए बैलेंस बजट बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द टैक्स रेवेन्यू, दैट इज जी इज ग्रेटर देन टी, यानी कि जी इज 100 एंड जो है आपका टी जो है वो कितना आया 70.27। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, केवल इतना लिख दोगे वही है, बस मैंने आपको लिख के बताया। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था। नेक्स्ट जो पार्ट है, एक फर्म की औसत लागत, औसत प्रवृत्ति लागत, औसत लागत क्या है, ठीक है, और वे किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। तो आपको बताना है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो औसत लागत बताना है, औसत प्रवृत्ति लागत बताना है, औसत स्थिर लागत बताना है। वे किस प्रकार संबंधित है ये भी बता देना है। कभी कभी आ जाएगा केवल आपको जो कुल लागत, कुल स्थिर लागत, कुल प्रवृत्ति लागत और कुल लागत क्या है, तो ये भी पूछ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, वो भी इसी तरह से ही है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक बार उसको पढ़ लेना आपको आसानी से याद हो जाएगा। औसत लागत क्या होती है, कुल स्थिर लागत में निर्गत इकाइयों का भाग देने से प्राप्त प्रति इकाई लागत को औसत स्थिर लागत कहते हैं। इसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। कौन सा सूत्र होता है औसत स्थिर लागत का, कुल स्थिर लागत बटे में क्यू। क्यू क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ यूनिट्स, जो भी हमने क्वांटिटी खरीदी है वो इकाइयों की संख्या है, ये क्या है, ये इकाइयों की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है कुल स्थिर लागत बटे में अगर इकाइयों की संख्या करते हैं तो आपको औसत स्थिर लागत मिल जाती है। ये चीज समझ में आ गई, डेफिनेशन मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। इसी तरह से औसत परिवर्ती लागत क्या है, तो औसत परिवर्ती लागत कुल परिवर्ती लागत में निर्गत इकाइयों का भाग देने से, कुल परिवर्ती लागत में निर्गत इकाइयों का भाग देने से प्राप्त प्रति इकाई लागत को औसत परिवर्ती लागत कहते हैं। इसका सूत्र जो होता है औसत परिवर्ती लागत का कुल परिवर्ती उत्पाद बटे में क्यू, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे कुल स्थिर लागत है और यहाँ पे कुल परिवर्ती लागत है, ये चीज परिवर्ती में परिवर्ती, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैंने इसका इंग्लिश में लिख दिया है, फॉर्मूला आपको लिख देना है, यही संबंध होता है। उसके बाद हम संबंध को नीचे लिखेंगे पूरा का पूरा, क्योंकि 3-3 नंबर के प्रश्न है। औसत लागत जो है अल्पकाल में औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्ती लागत के योग से जो है
प्राप्त होता है, यानी कि उसको औसत लागत कहा जाता है। दोनों का योग जो ऊपर हमने निकाला, उन दोनों का योग जो है यानी कि औसत लागत बराबर होता है औसत स्थिर लागत प्लस में औसत परिवर्ती लागत। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और अल्पकाल में जो है स्थिर लागत और औसत परिवर्ती लागत और औसत लागत आपस में संबंधित होते हैं। औसत लागत और औसत स्थिर लागत जो है एवं औसत परिवर्ती लागत का योग होती है। औसत लागत क्या होता है? औसत स्थिर लागत अभी बताया, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्ती लागत का योग होती है, जिसको हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे उसको शब्दों में लिख दिया। ठीक है। अल्पकाल में उत्पादन मात्रा के बढ़ने के साथ साथ औसत स्थिर लागत जो है वो क्या होती है? कम होती है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा हमारी जो स्थिर लागत जो है, औसत स्थिर लागत, वो कम होती जाएगी, क्योंकि हम जैसे जैसे क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ठीक है। जैसे जैसे हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, हम पहले एक चीज बढ़ाते थे, बिजली का खर्चा 5 रुपये होता था, अब हम वही चीज 100 चीज बढ़ा रहे हैं और वही बिजली का खर्चा हमारा 5 ही रुपये हो रहा है, क्योंकि उस समय हमारे पास साधन नहीं थे, मशीन नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो भी थी। तो इस तरह से हम जो है उत्पादन बढ़ने के साथ साथ औसत लागत जो है वो कम होने लगती है। अल्पकाल में औसत स्थिर लागत वक्र जो है एक आयताकार अति परवलय होता है। अल्पकाल के प्रारंभ में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ औसत परिवर्ती लागत में कमी आती है, किंतु उत्पादन की एक सीमा के पश्चात वृद्धि होने पर औसत परिवर्ती लागत में वृद्धि होने लगती है। इसी प्रकार अल्पकाल में के प्रारंभ में उत्पादन वृद्धि के साथ औसत लागत कम होती है, किंतु उत्पादन की एक सीमा के पश्चात उत्पादन वृद्धि के साथ औसत लागत गिरने लगती है, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। और अल्पकाल में औसत परिवर्ती लागत और औसत लागत वक्रों को जो है यू आकार के समान जो है दिखाई देता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, इसमें से कम ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करें, कॉफी की कीमत में परिवर्तन चाय की संतुलन को किस प्रकार प्रभावित करेगी? एक आरेख द्वारा संतुलन मात्रा पर के प्रभाव को जो भी आपको समझाना है। तो कॉफी और जो चाय और कॉफी क्या है? स्थानापन्न वस्तुएं हैं। स्थानापन्न वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर जो है किया जाता है, यानी कि कॉफी नहीं मिली तो चाय पी ली, चाय नहीं मिली तो कॉफी पी ली। वस्तु की कीमत और स्थानापन्न वस्तु की मांग में प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी कि आपसी संबंध होता है। अतः कॉफी की कीमत में वृद्धि होने से चाय की मांग में वृद्धि होगी। अतः चाय की मांग वक्र जो है दाईं ओर खिसकेगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र अभी देखते हैं। जब अब नया वक्र जो है D1 और D1 और D1 है, जो पूर्ति वक्र SS को, यानी कि जो आपका यहाँ पे देखो, जो नया वक्र है वो ये बन जाएगा। ठीक है। और जो है आपका SS जो आपका वक्र है उसको फिर से E1 पे काटता है। ठीक है। E1 बिंदु पे काटता है। अतः नई संतुलन कीमत की मात्रा OP1 और OQ हो जाएगी। ठीक है। OQ1, ठीक है, OQ1 और OQ हो जाएगी, OP हो जाएगी, सॉरी, OP हो जाएगी। हाँ, क्योंकि OQ की बात कर रहे हैं और Q से फिर OP यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर है। और जैसे ये शिफ्ट हो जाता है तो ये शिफ्ट होकर के क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे OP1 हो जाएगी और फिर OQ1 हो जाएगी। ये भी हमको देखा है, यही चीज हमने बताया है। पहले तो OQ और OP थी, जब हमने इसको शिफ्ट किया, क्योंकि हम जब आगे पीछे कर रहे हैं, हम वस्तुओं की जगह दूसरा चयन कर रहे हैं, तो ये शिफ्ट हो रही है। ठीक है। इसी को हम जो है यहाँ पे गिरावट होती है तो फिर क्या होगा? तो हम गिरावट होगी तो ऊपर वाला जो कर्व था D1 वो शिफ्ट होकर नीचे आ जाएगा, तो D1 जो नीचे आ जाएगा। एक कॉफी की कीमत को दर्शा रही है और एक चाय की कीमत को दर्शा रही है। तो इस तरह से हम इस ग्राफ को समझा सकते हैं और इसके बाद में जो है अंतिम लाइनों में लिख करके इसको समझा सकते हैं। आपको समझ में आया कि मैंने बताया क्या है कि कौन सी चीज कैसे शिफ्ट हो रही है? बस वही चीज यहाँ पे हिंदी में लिखी गई है और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा गया है। इसको जो है मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे आपका प्राइस है, ये प्राइस है, कीमत को हम प्राइस बोलते हैं, और यहाँ पे मात्रा है, इसको क्वांटिटी बोलते हैं, QTY लिख देते हैं। ठीक है। तो इसमें प्राइस है और क्वांटिटी है। यहाँ पे भी आपका ये क्या है? प्राइस है, या फिर आप कॉस्ट बोल सकते हो, और यहाँ पे आप क्वांटिटी बोल सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पर इसका भी आंसर आप लिख लोगे। ये आपका कर्व मिल ही गया। इस कर्व को मैंने समझा ही दिया हिंदी में, आप इंग्लिश में समझ सकते हो, कुछ इश्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेक्शन D। अब बड़े प्रश्न जिसमें अथवा के अथवा आएंगे। अब अथवा आपको देखने को मिलने वाले हैं, 4 अंक के प्रश्न। सबसे पहला, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरणों को विस्तार से बताना है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI 4 नंबर में बताना है, या फिर दूसरे में बता सके मुद्रा के कार्य को स्पष्ट करना है। तो दोनों क्वेश्चन को करेंगे। पहले फर्स्ट वाला करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से हैं। तो उनके सबसे पहला उपकरण जो है भारतीय मौद्रिक उपकरण जो है वो बैंक दर है, बैंक रेट जिसको बोला जाता है। ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया, तो ये बैंक रेट जो है हिंदी इंग्लिश में मिल गया। इसके बाद जो दूसरा उपकरण यूज किया जाता है, क्योंकि इन सब चीजों को आपको आराम से पढ़ के याद करना है, इसमें समझाने जैसी कोई बात नहीं है, और सरल शब्दों का उपयोग किया गया है ताकि आप जो है इसको बेहतरीन तरीके से समझ पाए। इसमें दूसरा जो आपका उपकरण यूज किया जाता है RBI द्वारा वो है रेपो दर, ये रेपो रेट बोलते हैं जिसको। तीसरा उपकरण जो हम यूज करते हैं रिजर्व रेपो दर, यानी कि आपका रिजर्व रेपो रेट। ठीक है। और चौथा उपकरण जो हम यूज करते हैं उसको नगद कोषानुपात बोलते हैं, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो बोला जाता है, CRR बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, जो पांचवा उपकरण है, हम उसको लेते हैं तरल कोषानुपात, या फिर जिसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है। जिसको लिक्विड फंड रेशियो भी बोलते हैं या सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं। तो इसको भी आप पढ़ लेना, बहुत सिंपल शब्दों में लिखा है, समझाने वाली आवश्यकता नहीं है, वीडियो को लंबा खींचने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अथवा पार्ट की बात करें तो मैंने बताया था कि पहले हम उस पार्ट को देखते हैं, अब मुद्रा के कार्य देखते हैं। तो मैंने बताया था कि एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ूंगा, सारे प्रश्न करवा रहा हूं, जैसा मैं बता चुका हूं।
पीडीएफ प्राप्ति के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोग इसी तरह से जिस तरह से अभी आप सपोर्ट कर रहे हैं और अपने आप को इंक्लूड कर रहे हैं इन वीडियो के माध्यम से पढ़ने के लिए, तो आपने आपको स्थिर करिए और पढ़ाई छोड़िए मत। आपके पास समय नहीं बचा है और आने वाले समय में और भी आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। जब हमारे क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी तो उस समय आपको भारी जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं एक ही वीडियो जो है 2-2 3-3 घंटे की बना करके पूरे प्रश्नों को एक ही वीडियो में डालने वाला हूँ। तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें जो प्रश्न पत्र में आएंगे और पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना और मैं उत्तर भी बताऊंगा साथ में। तो उन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए पूरी तरह से एक्टिव रहिए ताकि मैं आपके ऊपर उस वीडियो को बनाऊं, अपना समय आपके लिए दूं। अन्यथा फिर क्या होगा कि आप लोग वेट करते रहोगे, आप लोग जब देखोगे नहीं और हम इतनी मेहनत करेंगे, इस तरह के सॉल्यूशंस जो है आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस तरह के सॉल्यूशंस कहीं भी यूट्यूब पे कोई भी लिखित नहीं बोलता, बस मुंह से बोल देता है एक्सप्लेन कर दो, ये लिख देना वो लिख देना, इस तरह से बोला जाता है। थोड़ा सा इन चीज़ों को सावधान रहें और जो जहाँ पे बताया जाता है अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं वहाँ पे कम से कम उसको सपोर्ट में रहें ताकि वो स्टडी मटेरियल और भी ज़्यादा आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। तो मुद्रा के कार्य क्या क्या हो सकते हैं? तो मुद्रा के जो है मेन कार्य जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं लिखना है। मैंने यहाँ पे ज्यादा इसलिए लिखा है कि आपको जो अच्छा लगता है ना उसको याद करना है। ध्यान रखना, पॉइंट्स मैंने बहुत सारे लिखे हैं। अब मैं बताऊंगा कि कौन सा पॉइंट्स कैसे करना है। मुद्रा का जो मुख्य या प्राथमिक कार्य है, एक पहला कार्य ये है, मुख्य बोलते हैं या प्राथमिक कार्य है। दूसरा जो है मुद्रा का कार्य है वो जिसको बोलते हैं सहायक या गौण कार्य। तीसरा जो है मुद्रा का वो आकस्मिक कार्य होता है और चौथा जो होता है वो मुद्रा का विविध कार्य होता है। तो 4 तरह से मुद्रा के फंक्शंस होते हैं। पहले बात करें, अगर मैंने इसको इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया है, पहली अगर बात करूं कि मुख्य या प्राथमिक कार्य, तो जो जिसको मेन या प्राइमरी फंक्शन बोलते हैं, इसमें जो है आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो विनिमय का माध्यम के रूप में ये काम करता है। ठीक है, तो आप जो है केवल आप ये हेडिंग लिखेंगे और विनिमय के माध्यम के रूप में और मूल्य का मापक करता है। तो इस तरह से 2 पॉइंट लिख देंगे। मैंने यहाँ पे समझाया है, हालांकि आपको इतना लिखना नहीं है, केवल आपको अ पॉइंट को समझाना है। अ पॉइंट में पूरा लिखना है जैसे मैंने लिखा है और फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के केवल नाम लिख देने हैं, जो कि यहाँ पे नाम जो दिए गए हैं ये विनिमय का माध्यम है और मूल्य का मापक है। लेकिन हालांकि ये चीज पढ़ लेना क्योंकि डेफिनेशन भैया पूछा जा सकता है। विनिमय का माध्यम, मुद्रा के विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक कैसे है समझाइए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ढंग से समझना। दूसरा जो आपका पॉइंट होता है, इसको मैंने इंग्लिश में यहाँ समझा रखा है और पहले पॉइंट को और दूसरे पॉइंट को इंग्लिश में यहाँ समझा रखा है। दूसरा जो आपका मुद्रा के सहायक या गौण कार्य जो होते हैं उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें हम जो है बता सकते हैं, इसमें स्थित भुगतान का मान होता है। ठीक है, स्थित भुगतान, स्थगित भुगतान का मान होता है। ठीक है, और जो है आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। और दूसरा जो है मूल्य का संचयन का ये साधन होता है। ठीक है, तीसरा क्या करता है, क्रय शक्ति हस्तांतरण करता है। तो ये 3 पॉइंट जो है, इन 3 पॉइंट को लिख करके आप चाहे तो इसमें कुछ भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, एक पॉइंट को समझाएं, 2 पॉइंट को समझाएं, समझाते जाना है। 4 अंकों का प्रश्न है तो आपको थोड़ा सा विस्तार जो है देना पड़ेगा। मैं आपको बताता जा रहा हूं कैसे कैसे लिखना है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। स पार्ट जो तीसरा मुद्रा का कार्य है, मुद्रा के आकस्मिक कार्य यानी कि अचानक जो कार्य होते हैं उसमें आता है। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें जो है आप कह सकते हैं कि मुद्रा का जो है राष्ट्रीय आय का मापन एवं वितरण करने में जो है मुद्रा का आकस्मिक कार्यों में ये शामिल होता है, पहला पॉइंट। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है, मैंने इंग्लिश में उसके नीचे नीचे लिख दिया है। दूसरा जो है इसमें पूंजी की तरलता एवं उत्पादकता के लिए जो है आकस्मिक कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा जो है इसमें साख का आधार भी इसको माना जाता है। तो इस तरह से 3 पॉइंट जो है इस आकस्मिक कार्य में आते हैं। तीनों में से कोई भी एक कार्य आप बता सकते हैं, बाकियों के नाम लिखने हैं। ध्यान रखना है, नाम जरूर लिखने हैं, नाम नहीं भूलना। एक एक पॉइंट का जो नाम दिया गया ना, इसे नाम को मत भूलना। नाम नहीं लिखा तो नंबर कटे। जो डी पार्ट है यानी कि चौथा जो कार्य है जिसको विविध कार्य बोलते हैं, तो विविध कार्य में एक शोधन क्षमता की गारंटी देता है मुद्रा। ठीक है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। जो आपको इजीली याद हो ना पॉइंट, उसी पॉइंट को याद करें। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे पॉइंट याद करें और केवल एक पॉइंट को ही डिस्क्राइब करना है आपको, बाकियों के नाम लिखने हैं। गारंटी, अच्छा, उसके बाद में दूसरा जो है निर्णय का वाहक होता है। ठीक है, तो ये भी इसका कार्य है जो कि विविध कार्यों में शामिल होता है। तो इस तरह से जो है मुद्रा के कार्यों की विवेचना आप करेंगे सरल तरीके से, जो यहाँ पे लिखा गया है। हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जिसको हिंदी समझ में आती है वो हिंदी में समझे, जिसको इंग्लिश समझ में आती है वो इंग्लिश में समझे, और जिसको इंग्लिश कम समझ में आती है वो हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों में समझे। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न में अधिमान वक्र की परिभाषा देनी है, उसकी विशेषताएं विस्तार पूर्वक समझानी है, जहां प्रयुक्त हो वहां पे रेखाचित्र भी बनाना है। 4 अंकीय प्रश्न है। इसका अथवा पार्ट में पूछा गया है, अधिमान वक्र की सहायता से अधिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता का इष्टतम चयन को स्पष्ट करना है। चॉइस जो ऑप्टिमल चॉइस होता है उसको बताना है, इंडिफरेंस कर्व से कैसे करता है। सबसे पहले अधिमान वक्र की परिभाषा की बात करें तो अधिमान वक्र को जो है तटस्थता वक्र भी कहते हैं और उदासीन वक्र भी कहते हैं। तो कभी ये पूछ सकता है उदासीन वक्र की परिभाषा बताओ, कभी पूछ सकता है तटस्थता वक्र की परिभाषा बताओ, और कभी पूछ सकता है अधिमान वक्र की परिभाषा बताओ। तो परिभाषाएं तीनों की सेम ही है, इसलिए ध्यान रखना कि इनको तीनों नाम से जाना जाता है। अधिमान अथवा तटस्थता वक्र वह रेखा होती है जो किसी उपभोक्ता के दो वस्तुओं के ऐसे 2 या 2 से अधिक संयोगों को व्यक्त करती है जिनसे कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो। यानी कि वो 2 चीजें ले रहा है और दो चीजों में से एक को कम और एक को ज्यादा कर रहा है, तो उसको समान संतुष्टि मिल रही है। ठीक है,
चूंकि समान संतोष प्राप्त करने होने से उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के प्रति उदासीन होता है। यानी कि दोनों का, जैसे मान लो कि एक वस्तु चार है, चार लेता है, और दूसरी मान लो कि ये आपका ब्लैक है, ठीक है, और ये व्हाइट है। मान लो ये ब्लैक कोई चीज है वो चार लेता है और व्हाइट चीज जो है वो दो लेता है, तो ये संतुष्ट है। लेकिन इसके विभिन्न संयोग हो सकते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है विभिन्न संयोग। विभिन्न संयोग क्या हो सकता है कि ब्लैक जो चार ले रहा था, अब ये क्या कर दे, ब्लैक को तीन कर दे, और जो है व्हाइट को तीन कर दे, तब भी इसके पहले भी छह थे, अभी भी छह हैं। मान के चलो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, बाकी ऐसा इतना ईजी नहीं है। और सपोज करो कि और भी हमें करना है, तो इसको मैंने दो कर दिया और इसको मैंने चार कर दिया, तब भी छह हैं। यानी कि मैं अगर चार और दो, ये अगर कोई चीज चार ले रहा हूं और दूसरी चीज दो ले रहा हूं तो भी मैं संतुष्ट हूं। अगर मैं कोई चीज वही तीन ले रहा हूं और दूसरी चीज फिर दो की जगह मैं तीन ले रहा हूं तो भी मैं संतुष्ट हूं। अगर वही चीज जो पहले वाली चार ले रहा था वो दो लेता हूं, और जो पहले चीज दो ले रहा था वो चार लेता हूं तो भी मैं संतुष्ट हूं। तो हर संयोग में अगर मैं संतुष्ट होता हूं तो मैं क्या हो जाता हूं, उसके प्रति उदासीन हो जाता हूं। अतः अधिमान वक्र को उदासीन वक्र भी कहा जाता है। और तटस्थता या उदासीन या अधिमान वक्र को निम्नलिखित रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर रेखा चित्र भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है, आप देख सकते हैं इसका इंग्लिश में सोल्यूशन। और यहाँ पर जो है एक अधिमान वक्र पर सभी बिंदु जैसे ए बी सी डी उपभोक्ता को समान स्तर का संतोष प्रदान करते हैं। यह स्पष्ट है कि जब उपभोक्ता को एक और केला प्राप्त होता है तो उसको कुछ आमों का त्याग करना पड़ता है। यानी कि उसके पास मान लो कि और केले चाहिए तो वो आम छोड़ेगा, और आम चाहिए तो केले छोड़ेगा, ताकि उसकी उपयोगिता का स्तर वहीं रहे और उसकी अधिमान वक्र और वह उसी अधिमान वक्र पर रहे। यानी कि वो जो है क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, जो बच्चे इंग्लिश के हैं उसको यहाँ से पढ़ेंगे। दोनों का ग्राफ सेम ही है, बस एक इंग्लिश में ग्राफ है, एक हिंदी में ग्राफ है। अधिमान वक्र जो है यहाँ पे समझाया गया है। अब समझिए, यहाँ पे मैं इस वक्र को समझाऊंगा, उसके बाद आपको फिर थ्योरी पढ़नी है। यहाँ पर सपोज करिए कि केले की जो है मैं एक मात्रा लेता हूं तो मैं आम की 15 मात्राएं से संतुष्ट करता हूं। यानी कि मुझे 15, यहाँ पे मैं लिखता हूं, देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखता है आम, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूं केला, ठीक है। अगर मैं आम की 15 मतलब 15 आम लिए तो मुझे केला अगर मेरे को एक मिलता है तो मैं संतुष्ट हूँ। दूसरी कंडीशन में अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना यहाँ पे, ये बराबर जरूरी नहीं कि इनका योग जो है बराबर हो। मैं बताया था कि योग मैं केवल आपकी संतुष्टि के लिए, समझदारी के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप समझना। तो यहाँ पे अगर मैं आम 15 लेता हूँ और मुझे केला एक मिलता है तो मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन मैं क्या करूं, मैं चेंज करूं, कि मैं चेंज क्या करता हूं कि यदि यदि मैं जो है 12 आम लेता हूं, 12 आम लेता हूं, तो मुझे केले कितने हैं मिल रहे हैं, मेरे को दो मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 12 आम अगर मेरे को लेता हूं तो मेरे को केले कितने मिल जाएंगे, दो, तो मेरे को दो केले जो है मिल रहे हैं, तब भी मैं संतुष्ट हूं। इसी तरह से अगर मैं 10 आम लेता हूं, 10 आम लेता हूं तो मुझे जो है कितने केले मिल रहे हैं, तीन, तब भी मैं संतुष्ट हूं। ध्यान रखना, ये चीज बता रही है, संतुष्टि का वक्र इसी तरह से जाता है हमारा। इसी तरह से अगर मैं 9 आम लेता हूं तो मुझे जो है 4 केले मिलते हैं। यानी कि एक चीज कम कर रहा हूं तो एक चीज बढ़ रही है, और एक चीज ज्यादा कर रहा हूं तो दूसरी चीज घट रही है। यही चीज यहाँ पे समझाया गया कि एक को कम करते हैं, एक को त्याग करके दूसरे से संतुष्टि करते हैं, दूसरे को त्याग करके पहले से संतुष्टि करते हैं, एक को कम करते हैं, एक को ज्यादा करते हैं। यही खेल है इसे पूरे वक्र का, बस और कुछ नहीं है। तो इस तरह से जैसे समझा आपने कि 15 लिया तो एक मिला ही केला, 12 आम लिए तो मिला दो केला, 10 आम लिए तो मिला तीन केला, और 9 आम लिए तो मिला 4 केला। जैसे जैसे मैं आम की मात्रा को कम करता जा रहा हूं, केलों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, और जैसे जैसे मैं केले की संख्या में कमी करता जा रहा हूं, आम की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। जस्ट अपोजिट, ठीक है, एक दूसरे से। तो यही चीज इसमें बताई गई है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यह जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, बस ये एक चीज है इस तरह की, और कुछ भी नहीं है। तो यहां पर देख सकते हो, अब इसको थ्योरी से समझ सकते हो कि अधिमान, अच्छा मैंने थ्योरी में यही समझाया कि कुछ आमों का त्याग करना पड़ेगा। अगर उसको एक उपभोक्ता को एक और केला प्राप्त करना होगा तो कुछ आमों को छोड़ना पड़ेगा। यही चीज हमने समझाया कि ये 15 आम थे तो एक केला मिला, कुछ और आम छोड़े तो एक केला एक्स्ट्रा मिल गया, कुछ और आम छोड़े तो एक केला और एक्स्ट्रा मिल गया, कुछ और आम छोड़े तो एक केला और एक्स्ट्रा मिल गया। तो इस तरह से, ये तो हमने एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ताकि इसी अधिमान वक्र पे जो है वो उपभोक्ता रहे आराम से, इसी अधिमान वक्र पे जो उपभोक्ता रहे, ठीक है। तो यही हमारा अधिमान वक्र है, और इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। ये डायग्राम जो है हिंदी मीडियम के लिए, ये डायग्राम इंग्लिश मीडियम के लिए, चाहे हिंदी इंग्लिश कोई भी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायग्राम का कोई इशू नहीं होता। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, डायग्राम कभी भी डायग्राम होता है। अब इसकी विशेषताएं, अब हमारे केवल अधिमान वक्र पूछा था कि होता क्या है, ठीक है। अधिमान वक्र की सहायता से अधिमान वक्र की परिभाषा दे दी, उसको मैंने समझा दिया। उसकी विशेषताओं को हम बता सकते हैं। विशेषता क्या होती है, पहली विशेषता जो होती है, अधिमान वक्र जो है दाएं से बाएं की ओर ढाल वाले होते हैं। देख सकते हो आप, दाएं से बाएं की ओर ढाल हो रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं, ये पहली इसकी विशेषता है, ठीक है, अधिमान वक्रों की विशेषताएं, ठीक है, लक्षण या विशेषताएं बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने सारी थ्योरी लिखी है, आप जब पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ भी इशू नहीं है, बहुत सिंपल सा है, क्लास में भी आपको समझाया होगा, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला विशेषता। दूसरी विशेषता हम बताएंगे, उच्च अधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। तो इसको कैसे प्रदान करता है, जैसे संयोग एबीसी है, हमारे पास कोई तीन वस्तु हैं,
सॉरी, कोई तीन वो जो है हमारे पास तीन संयोग है, ठीक है। तीन संयोग में क्या हो सकता है, पहले संयोग में जो है केलों की मात्रा 1 हो, आमों की मात्रा 10, दूसरे संयोग में जो है केलों की मात्रा 2 हो, आमों की मात्रा 10, और तीसरे संयोग में केलों की मात्रा 3 हो और आमों की मात्रा 10। अगर इसको हम ग्राफ में निरूपित करें, यहाँ पे सब कुछ लिखा है, केले और आमों के तीन विभिन्न संयोग दिखाए हैं, जिसमें ए, बी और सी को देखना है। तालिका आपको 2.4 और 2.7 में दिखाया गया है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे तालिका आपको दिखाई देगी। ये तो 2.4 में तालिका दिखाई देगी ये, और यहाँ पर जो है 2.7 रेखा चित्र जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। 2.7 में ये तीन है। अगर आपने जो है एक जो है क्या लिया, केला लिया है, एक केला लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक केला है, फिर दो केले हैं और फिर तीन केले हैं। सभी संख्याओं में एक चीज का समान है, हमने सभी जगह पे 10 आम लिए हैं। ए बी और तीन, मतलब ए बी सी तीन संयोग है, तो ए जो है हमारा एक केले पर जो है 10 की प्राप्ति करता है, 10 आमों की प्राप्ति करता है। बी जो है 2 किलो पे 10 आम की प्राप्ति करता है। इसी तरह सी जो है वो 3 किलो पे जो है 10 आम की प्राप्ति करता है। तो ग्राफ तो आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा। और ये सारे के सारे जो है हमारा अधिमान वक्र जो बताया था आपको कि इस तरह से बनता है, एक तरफ स्लोप होता है मतलब एक तरफ से जो है वो कर्व होता है आपका। तो आप जो पहले पे बनाओगे तो इस तरह से बना दिया, दूसरे बनाओगे इस तरह से बना दिया, सब पैरेलल चलेंगे। तीसरे बनाओगे, और चौथा भी होता तो मैं क्या करता, चौथा भी अगर मान लो यहाँ पे तो 4 केले ले लिए, तो यहाँ पे भी 10 संख्या हो गई। तो इसको अगर ग्राफ को बढ़ाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हम इसको बढ़ाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आ गया तो 10 तो आम है ही, और मेरे यहाँ पे केले क्या हो जाते हैं, 4 हो जाते। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता इस तरह से। तो ये इस तरह से ड्रॉ करता और ये ड्रॉ कर दिया, तो मेरे पास यहाँ जो ग्राफ आता वो इस तरह से अब फिर से एक ग्राफ आ जाता। ठीक है, मेरा भले ही हाथ थोड़ा सा सही नहीं हो, लेकिन आप समझ सकते हो कि ग्राफ इस तरह से बन जाता। ये IC1 है, ये IC2 है, तो IC4 हो जाता है, ये IC4 हो जाता। तो इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आप डायग्राम बनाओ। थ्योरी क्या लिखी है नहीं पढ़ेगा कोई, थ्योरी बहुत ही रेयर पढ़ा जाता है। डेफिनेशन जरूर पढ़ लेगा, जैसे अधिमान वक्र क्या होता है, जैसे मैंने आपको समझाया अधिमान वक्र क्या होता है, ठीक है। और मेन हेडिंग जरूर पढ़ा जाता है, इसमें अधिमान वक्र जो है दाएं से ढलवा होता है, ये चीज़ मेन हेडिंग पढ़ी जाएगी, आपने क्या लिखा है उसकी विशेषताओं में। उसके बाद जो है उच्च अधिमान वक्र जो है उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है, ये इसकी दूसरी विशेषता है जिसको हम समझा सकते हैं। अधिमान वक्र जो है एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे सारे अधिमान वक्र जो है आपस में क्या चल रहे हैं, समानांतर चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं, ये इसकी तीसरी विशेषता होती है। और यहाँ पे जो संयोगों को आप थोड़ा सा पढ़ लेना, स्टडी कर लेना, जो मैंने चीज समझाई है उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, बाकी कुछ नहीं है ऐसा जो आप ना समझ पाए। और तीसरा जो इसकी खासियत है, दो अधिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, तो इसको भी हमने यहाँ पे दिखाया कि जो इस तरह का ग्राफ कभी भी नहीं बनेगा। हालांकि ये डायग्राम बना दोगे तो समझ लो कि एग्जामिनर संतुष्ट हो गया कि हाँ बच्चे ने तो बहुत कुछ पढ़ा है। इसी को मैंने जो है आपको ग्राफ तो समझाई दिया, अब इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना होगा, डिस्क्राइब करना होगा, तो इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर देना, ठीक है। और यहाँ पर जो है बाकी पोर्शन यहाँ पर है, तो इस तरह से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दो जो अनधिमान वक्र जो है वो एक दूसरे को नहीं काटते, यही इसकी तीसरी विशेषता है। तो तीन विशेषताएं आप लिख दोगे, आपको 4 नंबर जो कंप्लीट मिल जाएंगे। आप इसमें से कम ज्यादा जितना कम ज्यादा करना चाहो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। डायग्राम एक भी बनाना भूलना नहीं है। इसके बाद जो है आपका फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, मैंने बताया था कि पहला जो है आपका किस तरह का स्लोप होता है वो बताया जाएगा, तो मैंने आपको अभी अभी बताया था हिंदी में, उसी चीज को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसमें, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी, तो यहाँ पर जो हम उसी एग्जाम्पल को ले लेंगे, ABC, और क्वांटिटी ऑफ बनानाज ले लेंगे एंड मैंगोज सेम रखेंगे, और उस तरह का ग्राफ जो है आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने अभी आपको ऊपर डिस्क्राइब किया था। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़े तो इसके बाद में तीसरा जो हम जानते हैं, जो टू इंडिफरेंस कर्व है वो आपस में एक दूसरे को नहीं काटते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे कि टू इंडिफरेंस कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं। ये डायग्राम बनाना है लेकिन नहीं करते हैं, और यहाँ पर जो है इसको खत्म कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये आंसर हुआ कंप्लीट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या बोला गया है, इसके अथवा पार्ट की बात करते हैं, जिसमें बोल रहा है अधिमान वक्र की अभिमान वक्र की सहायता, यहाँ पे से हटा दो। अभी अधिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता का इष्टतम चयन को स्पष्ट करना। इष्टतम चयन यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल जो है आप बोल सकते हो ऑप्टिमल चॉइस। उपभोक्ता का इष्टतम बंडल ऐसे बिंदु पर या इष्टतम चयन ऐसे बिंदु पर स्थित होता है जहां पर बजट रेखा, ध्यान रखना, इस एक अधिमान वक्र को स्पर्श करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, बजट रेखा अधिमान वक्र को जहां स्पर्श करेगी वहां पर इष्टतम चयन देखने को मिलेगा उस बिंदु पे, ठीक है, किसी भी उपभोक्ता का। यानी कि जहां पर विस्थापन की सीमांत दर जो है कीमतों के अनुपात के जो है समान होगी, ठीक है। अब भुगता के संतुलन की शर्तें क्या है, तो तीन शर्तें इसमें हैं जो आवश्यक शर्तें हैं, उसको हम देखेंगे। तटस्थता वक्रों तथा वक्रकों तथा कीमत रेखा का उपयोग करके जो उपभोक्ता संतुलन ज्ञात किया जा सकता है। तो उपभोक्ता संतुलन कहाँ से पता चलता है, तटस्थता वक्रों और कीमत रेखा के उपयोग के द्वारा जो है हम संतुलन को ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि एक उपभोक्ता अपने सीमित बजट यानी कि एक्स और वाई वस्तु की कितनी इकाइयां, जो उसके पास जो भी सीमित बजट है, उसके पास जो भी आय है, उसमें एक्स की कितनी मात्रा, वाई की, अभी जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, एक्स आम इतना लेगा तो केला इतना लेगा, तो एक्स और वाई की कितनी इकाइयों का जो है उपभोग करेगा, ताकि उसको कुल संतुष्टि का स्तर जो अधिकतम हो सके, मैक्सिमम हो सके, ठीक है। और उपभोक्ता के जो संतुष्टि की जो आपकी शर्तें हैं, जो मुख्य दो हैं, दो में से पहली शर्त जो है वो आवश्यक शर्त मानी जाती है, ठीक है, और दूसरी शर्त जो है पर्याय शर्त मानी जाती है। तो पहली आवश्यक शर्त में क्या होता है, इसके अनुसार संतुलन वहां प्राप्त होगा जहां अधिमान वक्र बजट रेखा को स्पर्श करेगा, या जहां अधिमान वक्र बजट रेखा का ढाल जो है समान हो जाएगा, यानी कि MRS जो है एक्स वाई, यानी दोनों वस्तुओं मान लो केला और आम है, उनका जो है PX/PY जो है बराबर हो जाए, ठीक है ना, इसके।
अपॉन में रेशियो जो ये हो जाए, तब ये होता है। अर्थात MRS इक्वल्स टू PY ओवर में PX इक्वल्स टू ये जो है ये होता है, बराबर होता है, या फिर इतना ही फॉर्मूला आप लिख दोगे कि ये होता है, अर्थात ये। इसके बाद में पर्याप्त शर्त में क्या है, तो यहाँ पे देखिए आवश्यक शर्त के अतिरिक्त जो है, आवश्यक शर्त तो थी ही कि PY ओवर PX जो है MRS के बराबर हो। दूसरी शर्त क्या है, आवश्यक शर्त के अतिरिक्त एक यह आवश्यक है कि संतुलन बिंदु पर अधिमान वक्र मूल बिंदु के उन्तोदर हो, और उपभोक्ता के संतुलन को हम रेखा चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और जिस रेखा चित्र को जो है हम यहाँ पे समझ सकते हैं, रेखा चित्र में MN रेखा की कीमत रेखा बजट रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो M और N जो है वो क्या है, बजट रेखा। मैंने जो ये डायग्राम दिखाया ना उसको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें ज्यादा डिस्क्राइब करने वाली कोई बात है नहीं। यहाँ पे जो दो तटस्थता वक्र दिखाई दे रहे हैं आपको, वक्र नंबर 1 और वक्र नंबर 2, तो दो तटस्थता वक्र है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर खींचे गए हैं चित्र के अनुसार जो है A, B और E। A आपका ये है, B आपका ये है और E आपका ये है, ठीक है। A, B, E की बात कर रहा है। बिंदु पर उपभोक्ता का व्यय समान रहेगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों A बिंदु, B बिंदु और जो है आप देख सकते हो B बिंदु, A बिंदु और E बिंदु एक ही लाइन पर, कौन से वे, MN लाइन पर जो है ये हैं, इसीलिए ABE बिंदु पर उपभोक्ता का व्यय समान रहेगा, क्योंकि ये सभी बिंदु एक ही कीमत रेखा पर स्थित है। अभी समझ में आ गया कि ये डायग्राम समझना कैसे, समझ लिखा क्या है, डायग्राम क्या बोल रहा है, लिखा क्या है, डायग्राम क्या बोल रहा है, बस उसको समझ गया, समझ लो इकोनॉमिक्स फाड़ दिया आपने। क्योंकि इकोनॉमिक्स ईजी है, लेकिन समझने के लिए डायग्राम से एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ है, बस इतना ही आपको लिखना है और ये डायग्राम बना देना, हो गया जी आपका कंप्लीट। अब आ जाते हैं इसके इंग्लिश वर्जन को, समझ लीजिए इंग्लिश वर्जन यहाँ पर है, और जो है आपको एक नेसेसरी कंडीशन होगी और एक जो है आपका सफिशिएंट कंडीशन होगी, जिसमें आपका मैंने बताया MRS इक्वल्स टू PX अपॉन PY होगा, और दूसरे वाले कंडीशन में जो है आपको इस वस्तु यानी गुड्स हो गया इधर, ठीक है। किसी किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, गुड्स हो गया, और यहाँ पे गुड्स कौन सा, Y, और यहाँ पे गुड्स हो गया आपका X, ठीक है। X और Y संतुलन बिंदु, इक्विलिब्रियम पोजीशन, बिंदु पॉइंट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, तो ये हमारा संतुलन बिंदु लिख दिया मैंने। बाकी इसमें कोई ग्राफ में ऐसा है नहीं जो हिंदी लिखा हो, और मैंने बाकी सब कुछ यहाँ पे हिंदी में आपको इंग्लिश में बता दिया है। तो इस तरह से ही आपका आंसर हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो 23वां प्रश्न है, इसमें भी अथवा पाठ है। इसमें क्या पूछा गया है, पहला, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, विस्तार से समझेंगे। और पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में लाभ अधिकतमीकरण, हाँ, लाभ अधिकतमीकरण की स्थिति रेखा चित्र की सहायता से बना देंगे। तो देखिए, पहला तो हम बताते हैं कि विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं क्या होती है, बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता होते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया, एकदम पढ़ते याद हो जाएगा। दूसरा जो है समजातीय उत्पाद होते हैं, यानी एक जैसे, होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे उत्पाद जो है वहां पे बेचे जाते हैं। खरीदारों और विक्रेताओं के बीच में पूर्ण ज्ञान होता है, यानी कि वहां पे प्राइस के मामले में कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। साथ ही साथ कोई परिवहन लागत नहीं होती, क्योंकि वो जो है लाने ले जाने में, क्योंकि एक ही माल पर जो है स्थानीय उत्पाद को बेचा जाता है और वहीं पर जो है उसको उत्पाद किया जाता है, वहीं पर बेच दिया जाता है। और पूर्ण स्वतंत्रता होती है, फर्म में कभी भी आप आ सकते हो, जा सकते हो, प्रवेश कर सकते हो, छोड़ सकते हो, लाभ नहीं हो रहा तो छोड़ सकते हो, लाभ हो रहा तो कर सकते हो। विक्रय लागत का अभाव होता है, ये क्योंकि वस्तुएं जो है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में वस्तुएं समरूप होती हैं, इसलिए जो है इसमें विक्रय लागत का जो है अभाव हो जाता है, ठीक है। और जो है यहाँ पर इसमें क्या होती है कि इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है आपको सीधा सीधा विक्रय लागत का मतलब कि आपको प्रचार प्रसार विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती, कि सभी जगह सेम ही चीज मिल रही है तो मैं क्यों एडवर्टाइज करूँ, भाई मैं एडवर्टाइज करूंगा तो उसको भी फायदा होगा, तो कोई भी एडवर्टाइज नहीं करता, ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार होता है इसमें, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं हैं जिनको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये विशेषताएं हो गई, आपको समझ में आ गई। मैंने आपको यहाँ पे 6-7 विशेषताएं बताई हैं, ये छोटी छोटी विशेषताएं सारी याद रखिएगा। तो ये पूरी विशेषताएं लिखोगे तो 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अथवा पाठ की बात करेंगे और इसका इंग्लिश वर्जन भी समझा देंगे। देखिए, इंग्लिश वर्जन में मैंने लिख दिया है इसके 7 पॉइंट को। फीचर्स ऑफ परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट जो है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉलेज, द परफेक्ट नॉलेज बिटवीन बायर एंड सेलर्स होता है, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है, और नेक्स्ट जो है आपका एब्सोल्यूट फ्रीडम होता है, और एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट होता है, यानी कि यहाँ पे विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन नहीं करना पड़ता है, और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में अथवा पार्ट पूछा गया। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ चले हैं, जिसमें आपसे पूछा गया पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण की स्थिति रेखा चित्र की सहायता से। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए, एक उद्यम एक निश्चित मात्रा में वस्तु का निर्माण और बिक्री करता है। कोई भी संस्था होती है, एक निश्चित मात्रा में जो है वस्तु निर्माण करती है, उसकी बिक्री करती है, ठीक है। उद्यम का लाभ जिसे हम पाई के द्वारा निरूपित किया जाता है, उसको जो है TR यानी कुल राजस्व और TC उत्पादन की कुल लागत के बीच के अंतर के रूप में जो हम परिभाषित करते हैं। जिस दूसरे शब्दों में अगर मैं लिखूं पाई को, तो पाई इक्वल्स टू हो जाएगा TR माइनस TC, बस यही इसमें बताया गया है। और TR TC के बीच का जो अंतर है, वो इन दोनों के बीच का जो पाई मिलेगा वही हमारा क्या है, मुनाफा है। वही क्या है, हमारा उद्यम का मुनाफा है। लाभ जो है, लाभ किसके बोल रहे हैं, हम पाई को बोल रहे हैं। तो लाभ हमारा क्या होगा, TR में से TC घटा देंगे तो हमारे पास में टोटल रेवेन्यू जो है ना आपका, उसमें से टोटल कॉस्ट को घटा देंगे। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, एक टेबल हमने बताया था, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट किया था, तो हमारे पास में जो है आपका प्रॉफिट आ रहा था। तो वही प्रॉफिट यहाँ पे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा।
कोई चीज़ बताइए कि ये, और एक उद्यम अपने लाभ को अधिकतम हमेशा करना चाहता है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी चीज़ हो, आप भी हो, हमेशा लाभ कमाना चाहेंगे। उस राशि का मात्रा जो है क्यू नोट को, क्यू जीरो को पहचानना पसंद करता है। क्यू जीरो क्या है, तो अभी देखोगे आप यहाँ पे क्यू जीरो दिया गया है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे देखो क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर, और यहाँ पे क्यू जीरो। तो यहाँ पे आप देखो इसमें क्या बोला गया है कि जिस पर उसका लाभ अधिकतम हो उस बिंदु को पहचानना चाहता है, ठीक है, उस राशि या उस मात्रा को पहचानना पसंद करेगा जिस पर जो है उसको अधिकतम लाभ हो, अधिक मुनाफा हो, ठीक है। और उसके लिए तीन शर्तें जो हैं वो जो है शर्तों को क्यू जीरो पर होना चाहिए। कौन सी शर्त है? पहला शर्त है लागत मूल्य पी जो है प्राइस जो है एमसी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो है सीमांत लागत जो आपका क्यू नोट पर गैर घटती होनी चाहिए, सीमांत लागत क्यू नोट पर गैर घटती होनी चाहिए। और तीसरा जो है उद्यम के लिए अल्प अवधि में उत्पादन जारी रखने के लिए जो लागत मूल्य औसत परिवर्तनीय लागत जो है पी जो है ग्रेटर देन ए वी सी, यानी एवरेज जो आपका कोस्ट है, परिवर्तनीय जो है वेरिएबल कोस्ट है, जो आपका प्राइस जो है वो आपकी ज्यादा होना चाहिए एवरेज वेरिएबल कोस्ट से। और ये तो बता दिया। और साथ ही साथ अगर ये कब के लिए है? अल्प अवधि के लिए। अगर दीर्घ अवधि हो तो जो लागत मूल्य है, जो आपका प्राइस है, वो ज्यादा होना चाहिए किससे? औसत, यानी कि एवरेज कोस्ट से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन होनी चाहिए, तीनों कंडीशन होंगी तो ही जो है हम जो है मुनाफा कमा सकते हैं अत्यधिक, ठीक है। तो हम जो है पूर्ण प्रति बाजार में लाभ जो है कैसे कमा सकते हैं? तो इन बिंदुओं के माध्यम से कमा सकते हैं। और उसको जो है हम यहाँ पे सीमांत लागत के थ्रू जो है इस कर्व से बता देंगे। यहाँ पे कीमत सीमांत लागत जो है इधर आ जाएगा आपका, और निर्गत जो है यहाँ पे आ जाएगा। क्वांटिटी दिखा देंगे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, देन Q6 आप दिखाना चाहें तो। और इस तरह से जो आपका Q1 पे कटेगा, ये धीरे धीरे जाते हुए आपका Q4 पे कटेगा, सॉरी Q4 के पास कटेगा, Q4 और Q3 के बीच में कटेगा। और जो P है आपका प्राइस, ये हमेशा जो है आपका किससे चलेगा? बिल्कुल इसके स्ट्रेट लाइन X के जो है ये चलेगा। मैंने पहले ही आपको ये ग्राफ दिखाया था, तीसरा चौथा ग्राफ ऐसा दिखा था, उसमें केवल ये लाइन थी, ये आपके कर्व नहीं थे जो कि सीमांत लागत को डिस्क्राइब करता है। तो ये सीमांत लागत जो है आपका इस तरह से चलता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये ग्राफ बना दोगे, ये चीजें लिख दोगे, इसमें तीन कंडीशन जो शर्त हैं उसको हम बता देंगे। शर्त नंबर एक जो है आपका, दूसरा और तीसरा, तीनों शर्तों को मैंने यहाँ पे बताया है, लिख दिया। इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया, Q1, Q2, Q3 क्या है, बस उसको दो दो लाइनों में एक्सप्रेस करना है। देखो दो लाइन इसमें लिखे, दो लाइन इसमें लिखे, दो लाइन इसमें लिखे, इस तरह से आप केवल लिख दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया है आप लोगों को। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम में इसको नोट कर सकते हैं। इसका ग्राफ मैं दिखा देता हूँ। तो इस तरह का आप जो है प्राइस मार्जिनल कोस्ट जो है, यहाँ पे क्या है? प्राइस मार्जिनल कोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप ये ग्राफ बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें जो पॉइंट्स जो मैंने बताए थे ABCD वो दे सकते हो, ठीक है। तो अगर A भी दे दिया तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऊपर वाले में जो ग्राफ है हमारा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे B दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है सोचो कि ग्राफ ऊपर उल्टा सीधा। आप नंबर आप कहीं से भी कर सकते हो, नंबर का कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये AB है तो यहाँ पे C दे दो, यहाँ पे D दे दो, यहाँ पे E दे दो, यहाँ पे F दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये आउटपुट है, ठीक है, निर्गत। तो इसको जो है आप लिख दोगे, जो आप अगर आप यहाँ पे मैंने जैसे आउटपुट लिखा है, कई जगह पे आउटपुट लिखा है ना, इसको हम निर्गत लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। कहीं कहीं पे मैंने आउटपुट है ना उसको बदला नहीं है, उसको निर्गत लिख देना चाहिए था। अगर आप लिख देते हो निर्गत तो भी ठीक है, आउटपुट लिख देते हो तो भी सही है। तो आप जो है लिख सकते हो, ठीक है। तो निर्गत लिख दो या फिर आउटपुट लिख दो, कोई इशू नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से ग्राफ बना दोगे। मैंने आपको बताया जो ऊपर समझाया, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है, इंग्लिश वाला सोल्यूशन लिखोगे, ये ग्राफ बना दोगे, और ग्राफ को जो कंडीशन 1 से डिस्क्राइब करोगे, देन अगेन कंडीशन 2 डिस्क्राइब कर दोगे, और अगेन जो है कंडीशन नंबर 3 डिस्क्राइब करोगे। इस तरह से जो है आपने इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सोल्यूशन देखा, जिसमें हमने सारे सोल्यूशंस को अच्छे तरीके से डिस्कस किया। एक बार दोबारा वीडियो को देखोगे, खुद पढ़ोगे तो आपको बेहतरीन याद होगा। मिशन मेरिट का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, वीडियोज आपके सामने आ रही है, इनको जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप लोग अच्छे तरीके से शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आने वाले समय में आपके लिए वो वीडियो मिलेंगे जिन प्रश्नों को आप बोर्ड में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।